हुआ है क्या? यस सर। ओके सर, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। तो चलो सर, कंपनी लॉ का क्लास है और कंपनी लॉ पढ़ेंगे। और कंपनी लॉ में हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में। मतलब सर आपका ये कैमरा कैमरा ऑफ है, नहीं तो ऑन है तो दिख नहीं रहे हो आप। क्या किसी को नहीं देख रहा हो? कोई नहीं देख पा रहे मुझे? दिख रहे हो सर? शिवम, नेटवर्क इशू है, ठीक है सर। रिजॉइन कर ले एक बार। गुड इवनिंग अभिषेक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी है? यस सर। ओके सर, ठीक है। ठीक है, चलो। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं सर कंपनीज लॉ में, कंपनीज एक्ट 2013 में। और कंपनीज एक्ट में हम लोग अभी डिस्कशन जो चल रहा है दैट इज़ प्रॉस्पेक्टस पे और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ पे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है फॉर आवर डे टू डे एज वेल एज एग्ज़ाम। मतलब ये सभी चीज़ें डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। मतलब आजकल स्टॉक मार्केट का भी ज़माना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब स्टॉक मार्केट कॉन्शसनेस बढ़ गया है, तो लोगों को जानकारी चाहिए सर, ठीक है। स्टॉक मार्केट रिलेटेड लॉ है, प्रॉस्पेक्टस रिलेटेड लॉ है। कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपको ये भी पता चलेगा इस आज के क्लास में। जैसे मानो कि आप लोगों को एक आप पता है ना सर, वो एक फ्रॉड हुआ था, ऐसे बहुत सारा फ्रॉड है। फ्रॉड एक हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स का। ये कहानी मैं आपको क्लास में आप लोगों को बोला, या फिर ये बहुत बड़ा एक स्कैम था सत्यम स्कैंडल के नाम पे, आप लोग जानते होंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर आपको समझा जाता है। मतलब कुछ बेनिफिट मिलता है आपको, आप एज ए इन्वेस्टर इसका बेनिफिट ले सकते हो। और जब एज ए कंसल्टेंट काम करोगे, एज ए कंपनी लॉ कंसल्टेंट, तब भी आप अपने क्लाइंट के लिए ये सब नॉलेज रखोगे तो आप उनको हेल्प कर पाओगे एज ए सी एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, एज ए सी एम ए। ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला एक चैप्टर है। तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ सर, प्लीज़ कंफर्म मी कि क्या स्क्रीन शेयर है? यस सर। ओके सर। तो आप देखो सर, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है, ये बेसिकली सेक्शन 23 ऑफ कंपनीज एक्ट से लेके 42 का एरिया कवर करता है। हाँ सर, सेक्शन 23 से 42 के अंदर आपको मैं ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आज कर लूँगा, ठीक है। और फिर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने का इरादा है, ठीक है, इरादा पक्का है सर। चलो, तो प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में सेक्शन 23 से 42 का जो एरिया डिस्कस हो रहा है, इसमें मैं आपको इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड रिलेटेड मैटर्स, इसमें सेक्शन 23, 26, 29, 31, 32, 25, 28, 27 ऑलमोस्ट मैं बताया। 40 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज सेक्शन 39। और पेनल्टीज आज बताऊंगा पेनल्टीज के बारे में, जो सेक्शन 34, 35, 36, 37 एंड 440 में 447 में फ्रॉड का सेक्शन है। और एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। सर इतना तो आप लोगों को याद ही होगा कि कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू क्यों करते हैं। सिंपल तरीके से बताया जाए तो आईपीओ और एफपीओ के लिए। हाँ, मतलब बेसिकली कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करना है, और मनी रेज करने का ये तरीका है, ठीक है। और उसमें प्रॉस्पेक्टस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। बिकॉज आप जब किसी कंपनी में पैसा डालोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आप कंपनी का प्रॉस्पेक्टस देखोगे। तो कंपनी भी जब मार्केट से पैसा रेज करते हैं, चाहे इक्विटी करे, चाहे बॉन्ड करे, चाहे डिवेंचर करे, ठीक है, तो कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है, वो मार्केट में प्रॉस्पेक्टस लाता है। और उस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ के, देख के, कंपनीज के बारे में सोच समझ के इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे तो मैं आपको पहले ही बताया, इशू ऑफ सिक्योरिटीज में कंपनी, चाहे पब्लिक कंपनी हो एंड प्राइवेट कंपनी, दोनों मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं। बट हाँ, प्राइवेट के लिए कुछ
रेस्ट्रिक्शंस है। पब्लिक के लिए मोटा मोटी सारा का सारा एरिया ओपन है। अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, आप प्रोस्पेक्टस पब्लिक ऑफर कर सकते हो, है ना। प्रोस्पेक्टस का दूसरा मतलब भी हो जाता है पब्लिक ऑफर। सो पॉइंट इज दैट कि जब आप पब्लिक ऑफर करते हो या प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, यस अभिषेक বল, শুনতে পাচ্ছিস? তো Yes, sir. নেটওয়ার্ক ইস্যু কি? আচ্ছা ঠিক আছে, আনমিউট করে দে, সরি মিউট করে দে। ओके, तो कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकता है, पब्लिक ऑफर कर सकता है, जिसमें आईपीओ है, एफपीओ है, ओएफएस है। रिसेंटली एक कंपनी ने एफपीओ इशू किया। आईपीओ तो आता रहता है ना। आज भी एक बरामदा कंपनी, हाँ बरामदा ने आईपीओ किया और एफपीओ किया उसने, रुचि सोया ने। वेरी गुड, ये तो अपडेशन है आप लोगों के पास, आप लोग एकदम बढ़िया अपडेशन लगता है। जैसे ये एक रिसेंट कंपनी है जो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल लिस्टेड हुआ है सर। हरिओम पाइप कब लिस्टेड हो रहा है, मतलब इसका इशू चालू हुआ है सर। हरिओम पाइप बोल के एक कंपनी है जो मार्केट से पैसा रेज करने के लिए सेबी में फाइल किया था और फिर अभी चालू हो गया। अच्छा, कल से चालू हुआ सर, 30 मार्च से 5 अप्रैल। सर नाम नहीं सुने होंगे, उतना पॉपुलर नेम नहीं है। अगर आप लाइन में नहीं हो, किस पर्टिकुलर सेगमेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो तो, लेकिन ये कंपनी आ रहा है सर। इसका इशू टाइम अभी चलेगा, मोटा मोटी 13 अप्रैल इसका लिस्टिंग डेट है और 13 अप्रैल, और 30 मार्च से 5 अप्रैल इसका आईपीओ डेट रहेगा। और कंपनी का फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट नॉट बैड, ईपीएस वगैरह अच्छा है अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है कंपनी के प्रोस्पेक्टस से। मोटा मोटी एक आइडिया ले सकते हो कि हरिओम पाइप लिमिटेड इंडस्ट्रीज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिल्ड स्टील पाइप्स, स्कैफोल्डिंग, एचएस स्ट्राइप्स, एमएस बिलेट्स, स्पॉन्ज आयरन, ठीक है, कैटरिंग टू द साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडियन मार्केट। मेनली साउदर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडियन मार्केट में इसका काफ़ी डिमांड है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एमएस पाइप्स एंड scaffolding for more than 150 different specifications और caters to requirement of various sectors, जैसे कि हाउसिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, ऑटोमोटिव में। मैं नाम सुना कंपनी का, आप लोग सुने हैं? पावर, सीमेंट, माइनिंग, सोलर पावर, इंजीनियरिंग, ये सब सेगमेंट में इनका पाइप का बहुत ज़्यादा डिमांड है। कंपनी का मार्केट रिक्वायरमेंट जो है वो 130 करोड़ का है और कंपनी 85 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करने के लिए, फ्रेश इशू करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, पब्लिक इशू ऑफ कंप्राइज ऑफ फ्रेश इशू 85 लाख। ठीक है, कोई ऑफर फॉर सेल यहाँ पर नहीं है। और कंपनी का मोटा मोटी फाइनेंशियल कंडीशंस, रेवेन्यू का हालत काफ़ी पॉजिटिव है। 2019 मार्च में 133 करोड़ का रेवेन्यू था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ का था, अर्निंग पर शेयर 7 टका 34 पैसा था। मार्च 2020 में थोड़ा और इम्प्रूव किया, 2021 में और ग्रोथ किया। सितंबर 2021 तक, मतलब 6 मंथ्स पीरियड में, अप्रैल से लेकर सितंबर पीरियड का जो पीरियड 2021 का रहा है, इसमें कंपनी 201 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया। पैड भी अच्छा खासा है और ईपीएस भी कंपनी का काफ़ी ग्रोथ है, मतलब कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है। ये चीज़ कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो दिखा रहा है। बाकी कंपनी का और भी क्वालिटी मैटर देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट चेक करना पड़ेगा, फंडामेंटली कंपनी को समझने के लिए और भी मैटर्स है। लेकिन ये प्रॉस्पेक्टस से एक बेसिक चीज़, ठीक है। बाकी आपको अगर और जानकारी चाहिए, आप हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज का सेबी की वेबसाइट पे जाके हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करो, कंपनी के डिटेल्स, इसके बारे में मैंने आपको क्लास में बताया। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जो एज पर सेक्शन 32 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी मार्केट में इशू करते हैं, है ना। ये सब आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता के रखा। तो इसके बारे में अगर आपको और जानकारी लेना है, काफ़ी बड़ा है ये पेज, मतलब कम से कम 200 के आसपास पेज तो हो ही जाएगा। कितना है, 300, 350, 400 पेजेस हैं। आप कंपनी के बारे में जो जानना चाहोगे, कंपनी आपको फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, कंपनी का क्वालिटी डिस्क्लोजर, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग कंपनी आपको इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर जरूर देगा। ठीक है, यू कैन सी इट हियर। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको 46 पेज में, जनरल इन्फॉर्मेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, बेसिस फॉर इशू प्राइस, स्टेटमेंट फॉर स्पेशल टैक्स बेनिफिट, इंडस्ट्री ओवरव्यू, ठीक है, बिजनेस क्या करते हैं, किस तरह से बिजनेस को संभालते हैं, एवरीथिंग आपको कंपनी के बारे में एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, प्रोमोटर कौन है, प्रोमोटर ग्रुप कौन है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज भी हैदराबाद में। ठीक है सर, तो ये एक आइडिया लेके आप कंपनी के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट कर सकते हो। और देखो सर, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले
उसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेना आपको ज़रूरी है, और उसमें आपको ये प्रॉस्पेक्टस बहुत हेल्प करता है, ठीक है। यही आपको हेल्प करेगा कंपनी के बारे में नॉलेज पाने के लिए। तो जैसे प्रॉस्पेक्टस इशू करके, पब्लिक ऑफर करके, आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस के थ्रू से आप मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो। ऐसा ही प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू के थ्रू से भी कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप ऑब्वियसली आईपीओ एफपीओ नहीं कर पाओगे, बट आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। राइट इशू, बोनस इशू क्या है ये आप लोगों को मैंने पहले भी बता के रखा क्लास में, है ना। तो राइट इशू नॉर्मली जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको मिलता है, ठीक है। और बोनस इशू मतलब जो कंपनी के एग्जिस्टिंग है उन्हीं को बोनस इशू करके कंपनी एक्स्ट्रा शेयर प्रोवाइड करते हैं। इसका एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आगे आगे आपके साथ अगर डिस्कस नहीं किया तो फिर से कर लूंगा। लेकिन बोनस इशू, राइट इशू, ये भी एक तरीका होता है कंपनी का मार्केट से पैसा रेज करने का। बट बिफोर दैट आपको मैं प्रॉस्पेक्टस एंड पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है। तो तभी जाके आपको ये पर्टिकुलर जो प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में एक प्रॉपर आइडिया आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं आपसे डिस्कशंस करना जो बाकी एरिया है चालू करता हूँ। ये सब मैंने बोल दिया था आपको। मैं आज जो बताने वाला हूँ दैट इज अलॉटमेंट हो गया था सर। यहाँ पर पूरा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का पूरा प्रोसेस आपको मैंने शेयर करके रखा। डेज का बहुत इंपॉर्टेंस ही है सर, ये सब याद रखिए। अगर क्लास बाई चांस मिस है आपका, फिर से एक बार मेरे से लिंक लेके या फिर आपको खुद मिल जाए तो आप वहाँ से लेके आप प्लीज़ क्लास को देखें, और कंपनीज का अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का रूल्स रेगुलेशंस या जो भी कंप्लायंस सिस्टम है, ठीक है, ये आपको जानकारी ले लो सर। ठीक है सर, ले लेंगे, ओके सर, नो इशू। तो सर आज क्या बताओगे? सर आज मैं बताने वाला हूँ आपको मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना हम लोग किस मैटर में बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? यस सर। सर मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, सर अगर प्रॉस्पेक्टस पे गलत जानकारी मिला तो लोग प्रॉस्पेक्टस देख के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अगर प्रॉस्पेक्टस से हमें गलत जानकारी मिले तो प्रॉस्पेक्टस में अगर डायरेक्टर या कंपनी के जो भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कंपनी के बारे में अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, चाहे बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर रिलेटेड हो, जो पब्लिक को बेसिकली गलत वे से मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, रॉन्गली मैनिपुलेट गुमराह। करेगा, गुमराह करेगा, वेरी गुड सर, पब्लिक को गुमराह करेगा, कर सकता है, ऐसा किया भी है पहले कुछ कंपनी, ठीक है। तो क्या इसके अगेंस्ट में इन्वेस्टर कुछ कर सकता है, या कंपनीज के अगेंस्ट में गवर्नमेंट कुछ कर सकता है कंपनीज एक्ट के थ्रू से? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मिस स्टेटमेंट कंपनी करता है तो उस मिस स्टेटमेंट के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे सत्यम कंप्यूटर्स का बाद वापस आता है सर, ठीक है, सत्यम कंप्यूटर्स जो रिसेंट ट्रेंड में बहुत बड़ा स्कैम किया था, इसके बारे में भी मैं क्लास में डिटेल्स में बातचीत करूंगा, ठीक है। जो पब्लिक से गलत तरीके से अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घोटाला करके प्रॉफिट कुक करके, प्रॉफिट कुक करना मतलब उतना प्रॉफिट है ही नहीं जितना प्रॉफिट दिखाया, उतना एसेट बना ही नहीं जितना एसेट दिखाया। तो कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा बात करके चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या, किस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर देता है सर, जो ऑडिट रिपोर्ट बनता है, हाँ सर, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, इवन सीएस भी, जो कंप्लायंस ऑफिसर्स होते हैं जिनको रिटर्न फाइलिंग का सारा डिटेल्स देखना पड़ता है, मेनली चार्टर्ड का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। आप एज एन ऑडिटर कैसे कर सकते हैं? आपको कंपनी का चीजें चेक करने के लिए बनाया गया है ना। ये रिसेंटली सर बहुत आवाज चल रहा होगा, आप लोग यूट्यूब वगैरह में सुनते होंगे कि ये जो एक इंस्टीट्यूट के बारे में गवर्नमेंट ने बताया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, खबर है ना आप लोगों के पास? आप देखना बहुत सारे फ्रैटर्निटी वहाँ पर बोल रहे कि ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो बात मार्केट में चल रहा है, आप एक चीज सुनिएगा, अच्छा होगा बुरा होगा वो तो समय बताएगा। इसके बारे में मैं उतना एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं कि मैं आपको बता दूं कि अच्छा होगा बुरा होगा। मतलब चार्टर्ड सीएस सीएमए के साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग पैरेलल टू आईआईटी आईआईएम की तरह बन रहा है या बनेगा, ऐसा ही बातचीत चल रहा है। बट ऐसा करके सीए को बेसिकली एक तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक्चुअली एक तरह का कंपटीशन दिया जाएगा। मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस तरह का मोनोपोली बना के रखा है, और कुछ प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट एक्चुअली गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को हटाना चाहता है। किसी का भी मोनोपोली या किसी भी तरह का मैनिपुलेशन टेक्निक इकोनॉमिक्स वर्ल्ड से हट जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम को एक्चुअली वो और ज़्यादा, और सबसे बड़ा बात क्या है कि अगर आईआईटी आईआईएम जैसा आईआईए बन जाएगा तो
तो मतलब स्टूडेंट्स के बीच में ना और कंसेंसस आ जाएगा, कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच में ना उनको भी ना एक कंसेंसस बिल्ड होगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसा करें तो कंट्री के लिए अच्छा है, बाकी नहीं जानता मैं, कंट्री के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप्स है, ऐसा होना चाहिए। कंपटीशन जरूर होगा, बट अगर सबको ही अपना अपना काम ठीक से निभाए, ठीक है, तो फिर ज़रूरत नहीं होता, ठीक है, और एक इंस्टीट्यूट का ज़रूरत नहीं होता। अब देखो क्या होता है, इसको लेके कुछ आंदोलन होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट ये सर ये कंट्री के लिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप्स हो सकता है। बेसिकली एक फ्रेशनेस ला सकता है, और कॉमर्स वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आ सकता है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड में, मतलब जो वेरी फ्यू लोगों के पास जो पावर है ना, वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होने का एक बहुत बड़ा एरिया बन सकता है मेरे हिसाब से। बाकी तो उतना एक्सपर्टाइज मेरे अंदर है नहीं कि मैं बता दूं, ठीक है, बट मेरे को जितना लगता है मैं आपको बोला। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से सत्यम कंप्यूटर्स घोटाला किया था, या फिर जो भी रिसेंट ट्रेंड में और भी बहुत सारा घोटाला अलग अलग सेक्टर्स में हुआ है, इसके पीछे जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो ऑडिटर्स होते हैं, इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। क्योंकि कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का ओनर कुछ भी बोल दे और चार्टर्ड या ऑडिटर उसको बैठे बैठे साइन कर दे, इसलिए चार्टर्ड को पावर नहीं दिया गया था। चार्टर्ड को पावर दिया गया था कंपनी के बारे में जांच करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए, है ना, डिटेक्टिवगिरी नहीं करना था। आप ऑडिट करके बताओ सही है कि गलत है ना, सही है तो सही बोलो, गलत है तो गलत बोलो, है ना। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, आप लोग देखे होंगे, सत्यमेव जयते, है ना। तो ट्रुथ का जीत हमेशा होता है। तो पॉइंट इज दैट कि सच, एक्चुअल प्रॉब्लम तो वही है, सच कोई नहीं बताता, तो इसी में चक्कर है। अब कोई बात नहीं सर, आप लोग पॉइंट को सीखो, जानो, ठीक है। एक्चुअली क्यों मैं ये सब बात कर रहा हूँ, मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, आप गलत नहीं बोल सकते, आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। ऐसा बहुत प्रॉब्लम हुआ है सर, लोगों का हार्ड अर्न मनी सर, एक बार भरोसा टूट जाता है ना सर, भरोसा दोबारा जोड़ना मुश्किल हो जाता है। स्टॉक मार्केट में बहुत मुश्किल से भारत में यूथ अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत मुश्किल से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुश्किल से, क्योंकि ये जो रिवोल्यूशन चालू हुआ है ना, इस रिवोल्यूशन के पीछे लीगल सिस्टम, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। बिजनेस कंसर्नेस बढ़ रहा है, ये एक रिवोल्यूशन की तरह चल रहा है सर, रिवोल्यूशन की तरह। ये जिस तरह से सर, ये माहौल कौन बनाते हैं? ऑब्वियसली गवर्नमेंट बनाते हैं। आज से 10 साल पहले भी बन सकता था, 20 साल पहले भी बन सकता था, नहीं बन पाया। क्यों सर? ऑब्वियसली कुछ चीजें नहीं था उस टाइम पे, मे बी अभी है, सही टाइम है, बन रहा है, लोगों का फेथ आ रहा है, लोग जान पा रहे हैं। तो इसको सही दिशा में लेके जाना चाहिए, ना कि गलत दिशा में लेके जाना चाहिए। किसी भी तरह का अगर मतलब मिस जजमेंट बन जाए ना किसी भी मार्केट के बारे में, तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है, कि वो फ्रॉड जगह है, वो जाली जगह है, वहां पर पैसा नहीं डालना चाहिए। अगर ऐसा मानसिकता एक बार क्रिएट हो जाए ना, एकदम फैल जाएगा ना, तो मार्केट के लिए बहुत खराब है, इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए खतरा बन जाएगा। सो मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, कंपनी जब भी कोई मैटर सामने लाता है ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर सब कोई समझ सकता है, 80% 20% इधर उधर होता है, ठीक है। 20% 25% मतलब इसको बोलते हैं, ऑडिट की भाषा में बोलते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब मिस स्टेटमेंट क्या मटेरियल है? मटेरियल का मतलब वैल्यूएबल। आप कितना मिस स्टेटमेंट कर रहे हो, उसका मिस स्टेटमेंट का वैल्यू कितना है, दैट्स अ बिग इशू, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर तो हर चीज में होता है सर, वो चलेगा, वो बिजनेस करने के टाइम पे करना भी पड़ता है, ठीक है। कम ज्यादा बेशी कम होता है सर, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट एकदम भयंकर टाइप में जो होता है ना, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सो पॉइंट इज दैट, उसी पॉइंट पे आज का बात है सर। इन कॉमन पैरालेंस, मिसस्टेटमेंट इज द फैक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग दैट इज फॉल्स। समझ में आ रहा है सर बात? हाँ, मिसस्टेटमेंट मतलब एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग, आप कुछ ऐसा बात कर रहे हो जो फॉल्स है, झूठ है, और नॉट एक्यूरेट, या फिर गलती से आपने गलत बोल लिख दिया। इट कुड आइदर बी ड्यू टू कमीशन और ओमिशन, बोथ। मतलब सर कमीशन मतलब जानबूझ के कमिट करना, और ओमिशन मतलब हो गया, ठीक है, गलती से मिस्टेक, ठीक है। एक गाना है ना, अरे यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, लाइक दैट, ठीक है। ओमिशन, गलती से मिस्टेक हो गया, हो सकता है।
चाहे कमिट करो या ओमिट करो, कमीशन करो या ओमिशन करो, दोनों केस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट जो भी आप बताओगे प्रॉस्पेक्टस में, कंपनी अपने बारे में जो भी गलत बताएगा या लोगों को भड़काएगा, गुमराह करेगा, मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज अ सीरियस ऑफेंस which attract the provisions of section 34 and section 35. सेक्शन बोलना नहीं है, कोई अगर प्रॉस्पेक्टस में गलत बोलेगा, गलत लिखेगा, उसके लिए सेक्शन 34 35 याद रखना चाहिए सर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको हरिओम पाइपलाइंस का प्रॉस्पेक्टस लेके बैठ गया आज, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट अगर ये प्रूव हो जाता है कि गलत हुआ है या फिर कुछ भी मिसस्टेटमेंट हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में सेक्शन 34 सेक्शन 35 आपको लाइबिलिटीज की तरफ लेके जाता है। कैसा लाइबिलिटी सर? तो लाइबिलिटी दो तरह का हो सकता है, सिविल लाइबिलिटी भी बन सकता है और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बन सकता है। सिविल लाइबिलिटी में लॉस और डैमेज इज एन एसेंशियल कंडीशन, अगर लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए तो सिविल लाइबिलिटी, सिविल प्रोसीडियर कोड लग जाएगा। सीएस एग्जीक्यूटिव वाले इस लॉ को पढ़ते हैं, सिविल प्रोसीडियर कोड 1908। ऑफेंस अगेंस्ट काउंटर पार्टी, ठीक है सर। क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी तब होता है जब आप मेंस री करते हो। मेंस री इज अ लैटिन फ्रेज, लॉ में लैटिन फ्रेज बहुत यूज होता है। मेंस री का मतलब होता है गिल्टी माइंड। कॉन्स्टिट्यूशंस में, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड में, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड 1973 में गिल्टी माइंड के बारे में बोला गया है। गिल्टी माइंड मतलब, गिल्टी माइंड मतलब अगर आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके मन में पहले से ही चोर था, आप समझ रहे हो ना। कुछ होते हैं जानबूझ के करना और कुछ होता है मतलब बिना समझ के करना। तो लॉ ये चीज को बहुत देखता है, आपका मोटिव क्या था। क्या जैसे मानो कि कोई किसी को खून कर दिया, तो कई बार होते हैं कि डिफेंस में खून कर देता है, और कभी ऐसे होते हैं कि जानबूझ के खून किया है। तो गिल्टी माइंड में अगर कोई काम करता है ना, वो क्रिमिनल केस है, चाहे फ्रॉड फाइनेंशियल क्यों ना हो। जानबूझ के किसी को लूटना, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर किसी भी और मैटर में हो, दैट इज अ क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी तभी लगता है जब आप गिल्टी माइंड के साथ लूट मार करने के लिए ये काम करते हो, इज एन एसेंशियल कंडीशन हियर। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ऑफेंस इज रिगार्डेड, मतलब जो गलती है उसको रिगार्डेड एज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, वो देश के अगेंस्ट में, ठीक है, नेशन के अगेंस्ट में गलती माना जाता है, ठीक है। सो criminal liability for misstatement in prospectus. The provision of section 34 which mention criminal liability for misstatements in prospectus. Where a prospectus issued, circulated or distributed under chapter 3 includes any statement which is untrue or misleading in form of context, which it is included, or where any inclusion or omission of any matter is likely to mislead, every person who authorized the issue of such prospectus shall be liable under section 447. That is fraud का section है सर, ठीक है। ये फ्रॉड का सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, तो पॉइंट टू बी नोटेड सर, बहुत ही वाइटल पार्ट है। एक्सेप्शन भी है, इट इज प्रोवाइडेड दैट, इसका एक एक्सेप्शन भी है। স্যার জয়েন করলাম, একটু দেরি হলো, সরি। ঠিক আছে নবনীল, ঠিক আছে, ওকে চলো দেখো প্রসপেক্টাসের মিসস্টেটমেন্ট বোঝাচ্ছিলাম, ঠিক আছে। মানে কোনো প্রসপেক্টাস যখন কোম্পানি ইস্যু করে, তখন যদি প্রসপেক্টাসের মধ্যে কোনো মিসস্টেটমেন্ট থাকে, মানে কেউ যদি মিথ্যে কথা বলে মার্কেট থেকে টাকা নেয়, ঠিক আছে, পাবলিক সেখানে সেটাকে ইস্যু করে, তো তার এগেনস্টে কোম্পানিজ অ্যাক্টে কি কি বলা আছে, ঠিক আছে। ওকে ওকে, যে পার্টটা মিস হয়ে গেছে পরে একটু দেখে নেবেন, হ্যাঁ। ওকে, দ্য প্রভিশনস অফ সেকশন 4 একটু শেয়ার করে দেবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ করে দেবো, করে দেবো, ঠিক আছে। So it is provided that nothing in this section shall apply to a person if he proves that such statement or omission was immaterial, or that he had reasonable grounds to believe and did up to time of issue of prospectus believe that the statement was true or the inclusion or omission was necessary. मतलब अगर आप कोई भी मिसस्टेटमेंट अगर प्रॉस्पेक्टस में होता है, जैसे सिंपल एक सिंपल समझो, अगर हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज, ठीक है, कुछ भी मिसस्टेटमेंट्स अगर किया है, मतलब अगर कुछ भी फॉल्स स्टेटमेंट या मिसस्टेटमेंट अपने प्रॉस्पेक्टस में बताते हैं जब कंपनी मार्केट में पैसा इशू करता है, जैसे ये 130 करोड़ के लिए अभी मार्केट में आ रहा है ना, चलेगा अभी इसका इशू। तो ये देखो ITI कैपिटल लिमिटेड एंड बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनी, इसका ये रजिस्टर है और ये BRLM है। ज्यादा इशू का वैल्यूएशन नहीं है, इसलिए एक ही मार्चेंट बैंकर आ गया सर।
ITI कैपिटल लिमिटेड, 130 करोड़ का ही छोटा सा इशू है सर, ठीक है। तो ये हरिओम पाइप का जो भी डिटेल्स है, अगर उसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट होता है, अगर उसमें किसी भी तरह का मिस स्टेटमेंट होता है, तो अगर कंपनी अपने तरफ से ये बता देते हैं कि it is provided that nothing in this section shall apply to a person if he proves that such statement or omission was immaterial, जो भी स्टेटमेंट या ओमिशन हुआ है वो इमेटेरियल है, मतलब कोई वैल्यूएबल मैटर नहीं है, और दैट ही हैड रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव and did up to time to issue a prospectus believe that the statement was true or the inclusion or omission was unnecessary, was necessary, मतलब ये इंफॉर्मेशन ओमिट करना या इंक्लूड करना नेसेसरी था, मतलब गलत बोलना भी नेसेसरी था या ओमिट करना भी नेसेसरी था। आपको ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा और उसमें आपको विश्वास देना पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी था, ठीक है। अगर ऐसा प्रूव कर पाते हो तो फिर आपके अगेंस्ट में फ्रॉड का केस नहीं लगेगा, ठीक है। नोट The provision of section 447 are given in later in the chapter, ठीक है। आगे देखते हैं। सिविल लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। सिविल लाइबिलिटी मतलब एक नागरिक दायित्व होता है अगर आप वो मिसस्टेटमेंट करते हो। तो सिविल लाइबिलिटी क्या है? सेक्शन 35 कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू सिविल लाइबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट इन ए प्रॉस्पेक्टस, जैसे कि लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन्वॉल्व्ड where a person has subscribed for securities of a company acting on any statement included or the inclusion or omission of any matter in the prospectus which is misleading and has sustained any loss or damage as a consequence thereof, the company and every person। अगर कंपनी कोई मार्केट में पैसा रेज करता है और इसमें जो भी पैसा वो रेज कर रहे हैं, इस पैसा रेज करने के टाइम पे कंपनी जो भी प्रॉस्पेक्टस में बताते हैं लेकिन वो गलत बताते हैं, कोई मिस स्टेटमेंट करते हैं जिसमें किसी को लॉस होता है या डैमेज होता है गलत चीज बताने के बाद लिए, तो फिर कंपनी का जो डायरेक्टर है, who is a director of the company at the time of issue of the prospectus, जिस टाइम पे कंपनी का प्रॉस्पेक्टस इशू हो रहा है उस टाइम पे कंपनी का डायरेक्टर जो है ऑथराइज्ड जो है, ठीक है, has authorized himself to be named and is named in the prospectus as a director of the company or has agreed to become such director either immediately or after the interval of time। अगर वो कंपनी का प्रोमोटर है, अगर वो ऑथराइज्ड ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस है, अगर वो कोई एक्सपर्ट है जो सेक्शन 26 सब सेक्शन 5 में कहा गया है, ठीक है, लाइक नॉर्मली सीएससी एससीए में एक्सपर्टीज के तौर पे काम करते हैं, तो shall without prejudice to any punishment to which any person may be liable under section 36 be liable to pay compensation to every person, जिसके कारण वो गलती होगा कंपनी के तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड सच लॉस और डैमेज, मतलब जो भी इन्वेस्टर को वो लॉस होगा उनको कंपेंसेट करने का लायबिलिटी आ जाता है सिविल लायबिलिटी के तौर पे। तो सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35 ये दोनों सेक्शन आपको सिविल लायबिलिटी की तरफ लेके जाता है, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों। समझ में आ गया सर? सेक्शन 34 क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है, और सेक्शन 35 सिविल लायबिलिटी। कब सिविल लायबिलिटी लगता है और कब क्रिमिनल लायबिलिटी लगता है, ये दोनों एक केसेस ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है ना? सबको समझ में आया? प्लीज बताओ मुझे एक बार। কিরে সবাই বুঝতে পারলো না নাকি? কোনো ডাউট? यस सर। रोशनी, ज्योति, शुभश्री, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके सर। एक्सेप्शन भी कुछ है सर। नो पर्सन शैल बी लायबल, कुछ पर्सन लायबल नहीं होता है इफ ही प्रूव्स दैट हैविंग कंसेंटेड टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ही विथड्रॉ हिज कंसेंट। हाँ, हो सकता है कि वो कंपनी का डायरेक्टर है बट उसने अपना कंसेंट विथड्रॉल कर लिया था बिफोर प्रॉस्पेक्टस इशू से पहले, मतलब प्रॉस्पेक्टस जब इशू हो रहा है उससे पहले अगर आप अपना कंसेंट, अपना ओपिनियन अगर विथड्रॉल कर लेते हो और उसके लिए आपको कोई पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, एंड दैट इट वाज इशूड विदाउट हिज ऑथोरिटी, मतलब आपके अथॉरिटी के अगेंस्ट में जाके ये इशू हुआ है, ठीक है, आप डायरेक्टर हो पर आपका बात भी कंपनी नहीं माना, मेंबर्स नहीं माना, ठीक है, या कंपनी का बोर्ड नहीं माना, ठीक है, तो इन दैट केस वो एक्सेप्शन है कि उनको सजा नहीं मिलेगा, उनके ऊपर सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ का कार्रवाई नहीं चलेगा। That the prospectus was issued without his knowledge or consent and that on becoming aware of its issue he forthwith gave a reasonable public notice। संगे संग जैसे इशू होता है उसके कंसेंट के अगेंस्ट में होता है और संगे संग एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस देगा दैट इट वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। अगर ऐसा काम वो कर देता है ना और बाद में अगर कुछ भी घोटाला प्रूव होता है तो घोटाला या जो भी प्रॉब्लम होता है उससे वो बच सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है, बंगाली में एक काम होता है सर, बंगाली में क्यों ऐसे हिंदी में भी कहा जाता है,
मुझे बंगाली याद आ जाता है ये सब चीज़ में, मदर टंग है ना सर। जैसे आप लोग सुने होंगे बंगाली में ऐसे बोलते हैं अन्याय जे करे और अन्याय जे सहे, सुने हो क्या? अरे रोशनी की बोले? यस सर, अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहने वाला जिम्मेदार होता है। हाँ ठीक है, अन्याय जे करे और अन्याय जे सहे, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल गिल्टी माना जाता है, या उससे भी ज्यादा गिल्टी माना जाता है जो अन्याय सहता है। ठीक है, मतलब आपके यस आंखों के सर। सामने गलत होता है और आप देख रहे हो गलत हो रहा है पर फिर भी कुछ नहीं बोलते हो, आपके साथ गलत हो रहा है फिर भी आप चुप हो। ठीक है, मतलब अन्याय सहना गलत होता है सर, ये गीता का ज्ञान है। ठीक है, ये हमें सिखाया जाता है बचपन से, लेकिन आजकल हम लोग अन्याय करना भी सीख गए और अन्याय सहना भी सीख गए, है ना सर? ये है आज का समाज व्यवस्था, अन्याय करो और अन्याय सहो, दोनों करो। जो भी है एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट में बना हुआ है। अगर आप अन्याय का साथ नहीं देना चाहते तो बता दो ना भाई, अगर आप अन्याय के साथ नहीं रहना चाहते तो फिर बता दो दुनिया को कि भाई मैं इसके अगेंस्ट में हूँ, पब्लिक नोटिस कर दो, दुनिया को बता दो कैसे भी करके। जो रूल है कंपनीज लॉ के अंदर कि भाई किसको किसको चिट्ठी लिखना है, कहाँ कौन से पेपर में बताना है, लिख दो। रीजनल न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दे दो, न्यूज़ चैनल में बता दो, जहां जहां गवर्नमेंट बताते हैं कंपनीज लॉ आपको एग्रीमेंट देता, मतलब आपको बताते हैं, आप वहां वहां बता दो कि भाई मैं इस पर्टिकुलर मैटर से बाहर हूं, मेरा बात नहीं माना गया। इट्स लाइक दैट सर। ठीक है, that as regards every misleading statement supported to be made by an expert or contained in what purports to be copy or an extract from a report or valuation of an expert, it was a correct and fair representation of the statement or a correct copy or a correct and fair extract from the report of valuation, and he had reasonable ground to believe and did up to the time of the issue of prospectus believe that the person making the statement was competent to make it, and that said person had given the consent required by subsection 5 section 26 to the issue of prospectus and had not withdrawn that consent before filing of a copy of prospectus with the registrar to the defendant knowledge before allotment of thereunder। मतलब अगर आप सब कुछ क्लियरली बताते हो कि भाई जो भी हुआ है पहले से मेरे को पता था, ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो मैं जब सही था उस टाइम पे मैंने सब कुछ देखा था और एक्सपर्ट के नॉलेज के हिसाब से हुआ था, अब एवरीथिंग बता दो। अगर मिसलीडिंग है तो भी बताओ, अगर नॉन मिसलीडिंग है तो भी बताओ। ठीक है, तो ये सब चीज अगर आप पहले से ही क्लैरिफाई कर देते हो तो फिर आप घोटाला से, करप्शन से बच सकते हो। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी व्हेन प्रॉस्पेक्टस इशूड विद इंटेंट टू बी डिफ्रॉड। डिफ्रॉड मतलब किसी से गलत तरीके से पैसा हड़पना। ठीक है, किसी से भी गलत तरीके से पैसा हड़पना, चाहे वो रोज वैली चिट फंड केस हो। हाँ सर, आप लोग जानते हो ना जो पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम में हुआ है, सबसे ज्यादा बंगाल में हुआ है। ठीक है, रोज वैली या फिर शारदा कांड ऐसे नाम से जाना जाता है। ठीक है, दो कंपनी चिटफंड कंपनी था। चिटफंड बिजनेस इज नॉट अ रॉन्ग बिजनेस, बट अगर कंपनी गवर्नमेंट के हेल्प से, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से लोगों से पैसा लिया और उनको पैसा वापस नहीं दिया जानबूझ के, और पैसे से अपने हिसाब से मन मर्जी खर्चा किया, दीघा में, मंदारमनी में होटल बनाया, ठीक है, पब्लिक के पैसे से, जहां करीब वो पैसा होटल बनाने के लिए नहीं था, वो तो एक इन्वेस्टमेंट था। कंपनी उस पैसे को मार्केट से री इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न देता, लेकिन कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं किया। चाहे रीजन जो भी हो, जब प्रॉब्लम बढ़ रहा था तो स्टेट गवर्नमेंट को उसके बीच में आना चाहिए था और मैटर को देखना चाहिए था। आम आदमी का जो पैसा है वो लूट मार ना हो, इसमें देखना चाहिए था। इवन सेबी ने भी चिट फंड कंपनीज को बता के रखा था कि भाई ये सब कंपनीज पॉपुलरली प्योरली रेगुलेट नहीं हो रहा है, आप जरे मतलब कृपया ध्यान दें। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इस मैटर पे ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो पॉइंट इज दैट ऐसे बिजनेस, इस तरह का बिजनेस कैसे बन जाता है। ठीक है, बंगाल में हुआ है, उड़ीसा में भी कुछ एरिया में हुआ है, बिहार में हुआ है, आसाम में हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा में भी थोड़ा बहुत मैंने सुना था हुआ है। सो पॉइंट इज दैट कि जब भी ऐसा स्कैम बनता है तो इसमें डिफ्रॉड हो जाता है सर बेसिकली। तो जब शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी व्हेन प्रॉस्पेक्टस इशूड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, ठीक है, when it is proved that a prospectus has been issued with the intent to defraud the applicants for the securities of a company or any other person or for any fraudulent purpose, every person referred to in section 1 shall be personally responsible without any limitation of liability। पर्सनली लाइबल सब कोई, अगर आप डिफ्रॉड करोगे,
for all or any of the losses or damages that may have been incurred by any person who subscribe to the securities on the basis of such prospectus. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ, जैसे ये कंपनी कौन सा कंपनी, ये हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज। आई होप कि ये एकदम फ्रेश है, सेबी इसको जानबूझ के ही परमिशन दिया है, आजकल काफी लॉ पहले से टाइट हो गया है। हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज, देखो मार्केट रिजल्ट में लॉस है वो अलग बात, लेकिन रेगुलेटरी मैटर में कंपनी का ऑब्जेक्टिव वाइज अगर खराब है ना, कि कंपनी का बिजनेस प्रॉपरली है नहीं, ठीक है, ऑडिटर पैसा खा के साइन कर दिया रिपोर्ट में, सेबी ने भी मैटर को देखा नहीं, उसने भी कहीं ना कहीं पैसा खाया या फिर कुछ भी करके गलती किया, ठीक है, इस तरह से अगर चारों तरफ से घोटाला है तो फिर मार्केट क्या हो जाएगा, मार्केट नहीं, ये घोटाला का जगह बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हरिओम इंडस्ट्रीज जो 130 करोड़ का मार्केट से अभी रेज करने के लिए आया है, ठीक है, तो अगर किसी भी एंगल से ये लोगों को लूट मार करने के लिए आता है, डिफ्रॉड करने के लिए आता है, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में सजा ही है कि आप अगर मिसस्टेटमेंट करके लोगों से पैसा लेने आओगे, डिफ्रॉड करके लेने आओगे, आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी बनेगा, जिनके साथ भी आप ये धोखाधड़ी करोगे। कुछ एग्जांपल्स देखो, आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आ जाए। सर एक एग्जांपल देखो, रियल लाइफ, एनालिटी ऑफ शेयर्स इन ए कंपनी ब्रॉट एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर, ठीक है, किसी को शेयर मिला था, वो कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट में केस लाया। क्या केस सामने लाया देखो, एनालिटी ऑफ द शेयर्स इन ए कंपनी ब्रॉट एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन प्रॉस्पेक्टस। कंपनी ने अपने प्रॉस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन दिया। The director contended that the statement were prepared by the promoters and he simply relied on them. डायरेक्टर ने क्या बताया कि स्टेटमेंट प्रोमोटर ने बनाया और उन्होंने बस उस पर विश्वास कर दिया। क्या डायरेक्टर लायबल है ऐसे सर्कमस्टेंसेस में? क्या लगता है बताइए? बिल्कुल, डायरेक्टर बेवकूफ थोड़ी ना, जो इतने बड़े पोजीशन पे बैठा है जो सीधे साइन कर देगा। मतलब अरे गहरे नथु कह रहे, किसी को भी डायरेक्टर बना दोगे क्या? हाँ, नहीं मेरे को पढ़ना नहीं आता भाई, तो भी डायरेक्टर क्यों बना? ठीक है, देखो जानो समझो, ठीक है, नहीं प्रमोटर ने बनाया, मैंने देखा नहीं, मैं विश्वास की खातिर कर दिया। विश्वास का भी तो कुछ चीज होता है। अरे भाई विश्वास का चीज का बात कारण आपको, आप घर में अपना विश्वास दिखाइए, ठीक है, पति पत्नी में दिखाइए, बच्चे के साथ दिखाइए। ये बिजनेस में क्या कर रहे हैं आप, लोगों से पैसा लेके किस चीज का विश्वास? हाँ, लोगों से करोड़ों करोड़ों पैसा लिया आपने। सो director shall be held liable for the false statements made in the prospectus under section 34 and 35 of the Companies Act 2013. Whereas section 34 imposes a criminal punishment on every person who authorized the issue of such prospectus, and मतलब जिन्होंने भी उसको इशू करने का ऑथराइज दिया था, सेक्शन 34 उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी चार्ज करेगा, एंड सेक्शन 35 सिविल लायबिलिटी चार्ज करेगा। particularly includes the director of the company is the imposition of the liability of such misstatements. Certain situations when a director will not incur any liability for misstatement in a prospectus are covered under section 35 subsection 2, but no such exceptions specify that relying on these statements prepared the promoters of the company is a valid ground of a director to escape liability for misstatement. मैंने नहीं, डायरेक्टर प्रोमोटर ने बनाया, ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं हुआ, ठीक है, कि प्रोमोटर वहां से बच के निकलेगा, सॉरी डायरेक्टर वहां से बच के निकलेगा। दैट इज नॉट अ प्रॉपर वैलिड ग्राउंड, ठीक है। सो लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट कैसे हो सकता है, जो आपको मैं पहले भी बोला सर, क्रिमिनल लायबिलिटी में एवरी पर्सन हु ऑथराइज प्रॉस्पेक्टस, उन पे क्रिमिनल लायबिलिटी चार्ज होता है। क्या प्रॉस्पेक्टस इशू कैसे किए, आपके पास प्रॉस्पेक्टस इशू करने का ऑथोरिटी था, नॉर्मली कंपनी के प्रोमोटर्स आ सकते हैं, डायरेक्टर आते हैं, ठीक है, कंपनी के एक्सपर्ट्स लाइक चार्टर्ड सीएस सीएमए, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सर पनिशेबल अंडर सेक्शन 447 फ्रॉड चार्ज हो जाएगा। आप अपने डिफेंस में अगर प्रूव कर सकते हो, ठीक है, किसके लिए डिफेंस है, डिफेंस लाइक डायरेक्टर के लिए, डिफेंस लाइक प्रोमोटर के लिए, डिफेंस लाइक एक्सपर्ट्स के लिए, ठीक है, अगर जो भी आपने मिसस्टेटमेंट किया आप प्रूव कर पाओगे कि ये मटेरियल है, अगर ये प्रूव कर देते हो तो ठीक है। रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, हाँ, क्यों मिसस्टेटमेंट हुआ है इसके लिए प्रॉपर रीजन दिखाना पड़ेगा। सिविल लाइबिलिटी आ सकता है आपके ऊपर एज पर सिविल प्रोसीडियर कोड 1908, कंपनी पे आ सकता है, डायरेक्टर पे आ सकता है, प्रपोज डायरेक्टर पे आ सकता है, प्रोमोटर पे आ सकता है, एक्सपर्ट पे आ सकता है, वन हु ऑथराइज, उनके ऊपर क्या चार्ज आएगा सिविल लायबिलिटी पे, जिनके साथ भी आप लॉस या डैमेज करोगे, जो भी इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी करोगे उनको कंपेंसेट करना। डिफेंस में आप तभी बच सकते हो आप अगर विथड्रॉ कंसेंट टू बी डायरेक्टर, अगर आप एज ए डायरेक्टर कंसेंट विथड्रॉल कर लेते हो प्रॉस्पेक्टस इशू होने से पहले, और आप एक पब्लिक नोटिस भी दे देते हो, ठीक है,
कि भाई ये मेरे नॉलेज के अगेंस्ट में हुआ है, ठीक है। बिलीव्ड ऑन कंसेंट अंडर सेक्शन 26 सबसेक्शन 5। तो जो कुछ भी हुआ है ये सभी चीजें आपके बिलीव के अगेंस्ट में या फिर आपके मतलब आपके कंसेंट के अगेंस्ट में जाके हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप डिफेंस में बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल दिस स्टेटमेंट कंटेंट इन ए प्रॉस्पेक्टस, जो भी एक कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस में बताते हैं, जैसे हरिओम पाइप का जो रिसेंट आईपीओ आ रहा है सर, ठीक है, जैसे हाल फिलहाल में काफी सारा कंपनी ने आईपीओ लाया, उसमें से न्यूली जो कंपनी आ रहा है वो हरिओम। अच्छा, LIC आने वाला है, ओयो आने वाला है, पेन्ना सीमेंट आने वाला है, फाइनेंशियल फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस, लावा इंटरनेशनल, गो फर्स्ट गो एयरलाइंस, वेलनेस फॉरएवर मेडिकेयर, तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक, इक्सिगो, ठीक है, रिसेंटली वरंदा लर्निंग सॉल्यूशंस, उमा एक्सपोर्ट, रुचि सोया, वेदांत फैशन मतलब मान्यवर, अदानी विल्मर, ठीक है, ऐसे कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्टेशन होता है तो अपने प्रॉस्पेक्टस में वो जो भी बताते हैं उसके अगेंस्ट में ही पूरा खेल चलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ऑल द स्टेटमेंट कंटेंट इन ए प्रॉस्पेक्टस इशूड बाय ए कंपनी वर लिटरली ट्रू, नॉर्मली वो ट्रू होते हैं। It was also stated in a prospectus that the company had paid dividends for a number of years. Company had paid dividends for a number of years, but there was no disclosure regarding the fact that dividends were paid out of realized capital profits. कहीं पर भी कंपनी ने ये नहीं लिखा कि कंपनी डिविडेंड दिया कैपिटल प्रॉफिट से। रियलाइज्ड कैपिटल प्रॉफिट मतलब कंपनी अपना कैपिटल एसेट सेल करके जो प्रॉफिट करता है वहां से कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है, एंड नॉट आउट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। नॉर्मली ट्रेडिंग प्रॉफिट से ही आपको डिविडेंड पे करना चाहिए, कैपिटल प्रॉफिट से नहीं। तो जो कंपनी के एलओटी है, एलओटी ऑफ शेयर्स वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट द प्रॉस्पेक्टस वाज फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। कंपनी ने एक बहुत बड़ा मटेरियल फैक्ट नहीं बताया, ठीक है। मटेरियल फैक्ट क्या है सर? द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट दैट डिविडेंड्स वर पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब आपको बताया ना, आपने कोई कैपिटल एसेट सेल करके जो प्रॉफिट किया, जमीन बेच के, बिल्डिंग बेच के, मशीनरी बेच के, जो आपका काम नहीं है, जो आप कभी कभी सीजनली या ऑकेशनली करते हो, सो दैट इज नॉट द एरिया टू शेयर द डिविडेंड। डिविडेंड पे करना चाहिए आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट से, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट से, रेगुलर बिजनेस प्रॉफिट से, जिस चीज का आपका बिजनेस हो या धंधा हो। सो ये जो बात आपने छुपाया, ये जो बात आपने कंसील किया, मटेरियल फैक्ट, एज कंपनी इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ओनली फ्रॉम ट्रेडिंग और रेवेन्यू प्रॉफिट, and under exceptional circumstances it can be dividend out of capital profit. Only in exceptional situation company can pay dividend on capital profit. लेकिन hence material misrepresentation has been made। तो इस केस में क्या हुआ सर? material misrepresentation हुआ ना। तो अगर ऐसे material misrepresentation होते हैं, in the given case LOT can avoid the contract of allotment of shares because कंपनी धोखा कर रहा है। आज अगर डिविडेंड देने के बारे में धोखा करेगा तो कल कुछ भी कर सकता है। क्या बोलते हो, बोलो, समझ में आया कि नहीं? सर बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? है दादा। ओके सर, सभी को समझ में आया? संपा, नील, ज्योति, रोशनी, अभिषेक, बोलो सर। बोझा कैसे की यस जाएनी? सर। सर आगे बढ़ते हैं, अनदर एग्जांपल देखते हैं। The prospectus issued by a company contains certain misstatements. Another और एक misstatement का क्या? Prospectus issue हुआ, उसमें misstatement पाया गया। On becoming aware of the fact, जब आपको पता चला regarding misstatements in the prospectus, one of the experts, Anilesh, who had earlier given his consent, पहले उसने consent दिया था prospectus issue में, जो कंपनी के experts है, like chartered CS या CMA, कुछ भी expertise है, forthwith gave a reasonable public notice stating that prospectus was issued without his knowledge and consent. It is possible for Anilesh to escape liability for misstatement in the prospectus? क्या लगता है आप लोगों को, बताओ, क्या अनिलेश इस मिसस्टेटमेंट्स के लायबिलिटी से बच सकता है? क्या लगता है?
क्या अनिलेश इस मिस स्टेटमेंट से बच सकता है, यस और नो? अरे हाँ ना, कुछ तो पर बोलो। उसने अपना कंसेंट तो दिया था ना, उसने अपना कंसेंट तो दिया, तो कैसे बचेगा अगर लेकिन वो सर एक्सपर्ट। बात, कंसेंट दिया था, बट फोर्थ वीक संगे संग एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस में भी स्टेट कर दिया था कि प्रोस्पेक्टस इशूड विदाउट हिज नॉलेज एंड कंसेंट। बाद में पहले हाँ, एक्सपर्ट, तब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो बोल दिया है कि कंसेंट देने का उसने बोल दिया है। हाँ, उससे आप हट सकते हैं। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद अगर आप बोल दे कि मतलब इशू होने से पहले अगर आप बोल दे कि प्रॉब्लम है, तो आप हट सकते हैं, मतलब तब आप लायबल पहले नहीं भी होंगे। कर सकते हैं और फोर्थ वीक भी कर सकते हैं, संगे संग अगर करेगा तो। Section हाँ 35, subsection 2 of the Companies Act 2013 states that no person shall be liable under subsection 1 if he proves that prospectus was issued without his knowledge or consent, and that on becoming aware of its issue, he forthwith gave a reasonable public notice that it was issued without his knowledge or consent. The case of unawareness is covered under the above exceptions provided in subsection 2, 35K, and therefore he will escape liability for misstatement in the prospectus. तो इतना सारा केसेस और इतना सारा मैटर बन सकता है मेटेरियल मतलब मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस केस में। आपको मैंने क्वेश्चंस भी करवाया, आपको मैंने सेक्शंस भी बताया, आपको मैंने क्रिमिनल एंड सिविल लाइबिलिटी के बारे में भी बताया कि भाई जब भी कंपनी में आप काम करोगे, जब आप सेबी के काम करोगे, जब आप शेयर इशू के काम करोगे, तो इसका गलती का सज़ा क्या है, या फिर कैसा कैसा गलती में कंपनीज एक्ट ने उठाया है, इसका भी आपको एक आइडिया लग गया। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये सब चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में ऐसा ही सवाल आपको करेगा, तो आप इसको रेडी होकर जवाब दीजिएगा। सर एग्ज़ाम क्रैक करने का एक सिंपल तरीका ही है कि जानो, ठीक है। एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट करने का, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाने का एक सिंपल तरीका ही है, जानते जाओ बस। जानोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम पे चैलेंज क्या होता है? चैलेंज तो एक ही सिंपल चैलेंज होता है, क्वेश्चन समझ पाना। क्वेश्चन समझ में आएगा तब ना जवाब दोगे। जवाब देने में बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्वेश्चन समझने में। क्वेश्चन समझ में आता है इसका मतलब क्या, जवाब भी आपको आता है तभी क्वेश्चन समझ में आता है। अगर जवाब नहीं आता है ना तो क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। कई बार क्या होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण स्टूडेंट क्या कर पाते हैं कि क्वेश्चन समझ गया बट आंसर नहीं दे पा रहा है। इसका एक ही रीजन है कि वो प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशंस भी स्टूडेंट को होता है, वो क्वेश्चन ही समझ नहीं पा रहा है। इसका मतलब, बोलो ना आप ही लोग बताओ, अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पा रहे हो इसका मतलब आप पढ़े ही नहीं, या फिर आप पढ़ने के टाइम पे नॉलेज के बेसिस में नहीं पढ़ा है ना। तो ऐसा गलती ना करें। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। सर सेक्शन 36, किसी को अगर आप इंड्यूस करते हो फ्रॉडुलेंटली पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में, जैसे कि सत्यम कंप्यूटर का केस सामने आ जाएगा। सत्यम कंप्यूटर्स, रामालिंगम राजू, बहुत बड़ा स्कैम है सर, बहुत बड़ा स्कैंडल है, ठीक है। ऑडिट में भी इसका बहुत ज़्यादा बात होता है, बिकॉज इसमें पीडब्ल्यूसी के कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ठीक है। पीडब्ल्यूसी है तो इंटरनेशनल फार्म, बट चार्टर्ड जो इंडिया में काम कर रहे होते इंडियन चार्टर्ड ही है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से पास करके लाइसेंस लेके प्रैक्टिस कर रहा था, पीडब्ल्यूसी में चार्टर्ड के तौर पे प्रैक्टिस कर रहा था। तो पीडब्ल्यूसी के चार्टर्ड थे, तो पीडब्ल्यूसी को भी सजा मिला है, बट चार्टर्ड को स्पेशल करके जो आईसीआई का मान सम्मान, हाँ, नीचा किया है, उनको भी सजा मिला, ठीक है। जेल में है सब, सभी को लाइसेंस तो छीन लिया गया, जेल में है, अभी भी जेल में है। सेक्शन 36 प्रेस्क्राइब पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। तो प्रोविजन इज स्टेटेड एज अंडर, है ना, सही सजा होना चाहिए। गलत काम करने से सजा होना चाहिए। चाहे आप किसी का भी बेटा हो, चाहे आप कोई भी हो, आपको सजा तो मिलेगा, है ना। Any person who either knowingly or recklessly makes any settlement, any statement, promise or forecast which is false, deceptive or misleading, or deliberately conceals any material facts to induce another person to enter into or to offer to enter into। या तो आप उनको एंटर करने के लिए बोल रहे हो स्टॉक खरीदो, या फिर आप बोल रहे हो कि भाई ऑफर दे रहे हैं स्टॉक खरीदने के लिए, दोनों ही एक ही बात है। मतलब एक मर्डर है और एक ऑफर अटेम्प्ट टू मर्डर है, ठीक है। एक एंटर इनटू और एक ऑफर टू एंटर इनटू, ठीक है। एक मर्डर हो गया, एक अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, है ना सर। मारा नहीं पर मारने का कोशिश कर रहा है, बात एक ही है ना। गोली लगा नहीं, साइड से निकल गया, बट गोली तो मारा ना। बंदूक से गोली निकाला नहीं, बट बंदूक उठा के थ्रेड तो दिया ना।
क्या सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Any agreement for or with a view to acquiring, disposing of, subscribing for or underwriting securities. Any agreement, the purpose of pretended purpose for which is secure a profit to any of the parties from the yield of securities. मतलब अगर आप शेयर से जो भी पैसा आएगा उससे प्रॉफिट बनाना चाहते हो, और बाय रेफरेंस टू फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर वैल्यूएशंस में फ्लक्चुएशंस कुछ भी हो रहा होगा. एनी एग्रीमेंट और विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम एनी बैंक, मतलब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट करके बैंक से लोन वगैरह, फाइनेंशियल क्रेडिट वगैरह लेना चाहते हो. गलत बात है ना, गलत 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 तरीके से क्रेडिट उठाना चाहते हो आप. ये सब सेक्शन 447 में दर्ज हो जाते हैं सर. सेक्शन 447 आप पे चार्ज हो जाता है, फ्रॉड का चार्ज लग जाता है कंपनीज एक्ट में. सर एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन से जिसके साथ धोखा होगा, जिसके साथ धोखाधड़ी होगा, वो क्या करेगा सर, उसके लिए सेक्शन 37 में इसका उपाय है. According to section 37, a suit may be filed or any other action may be taken under section 34, 35, 36 by any person or group of person or any association of person. कोई एक व्यक्ति, ग्रुप ऑफ व्यक्ति या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बहुत सारे ग्रुप इंडिविजुअल्स का एक एसोसिएशंस भी है, affected by any misleading misstatements or the inclusion or omission of any matter in the prospectus. Section 37 has paved way for class action. सर इसमें क्लास एक्शन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. सर ये क्लास एक्शन क्या है? ये 2013 में गिफ्ट है सर. गिफ्ट मतलब क्लास एक्शन, गिफ्ट ऑफ कंपनी एक्ट 2013 मतलब सर 2013 में, मतलब आप एक एसोसिएशन की तरह से, क्लास की तरफ से आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आपके साथ धोखा होता है तो. इसका मतलब क्या है, इसके लिए आपको मैं सत्यम स्कैम बताऊंगा. ठीक है, इसके लिए मुझे आपको सत्यम स्कैम बताना पड़ेगा. सत्यम आईटी कंपनीज के बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो मैं आपको सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ. आपको बस गूगल में लिखना है सत्यम स्कैंडल, ऐसे ही आ जाएगा. ठीक है, इतना इतना भयंकर, मतलब इनफेमस स्कैंडल है कि मतलब नाम लिखने से ही स्कैंडल बोल के ही आ जाता है. ठीक है, बाद में इस कंपनी को, इसे बहुत अच्छा कंपनी काम कर रहा था सर, बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छा बिजनेस बना था, जैसे TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट वगैरह है ना, ऐसा ही काम करता था ये. कंप्यूटर सर्विस स्कैंडल्स वाज इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट फंड फ्रॉड. द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इंडिया बेस्ड आउटसोर्सिंग कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विस फॉल्सिफाइड द अकाउंट्स. क्या किया था? अकाउंट्स फॉल्सिफाइड किया था, इन्फ्लेटेड द शेयर प्राइस एंड स्टोल लार्ज सम्स फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, स्टोल लार्ज सम्स फ्रॉम द कंपनी. मच ऑफ दिस वाज इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी. जो भी चोरी हुआ था प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया था. ठीक है, कंपनी का पैसा प्रॉपर्टी में, पर्सनल प्रॉपर्टी में. Swindle was discovered in late 2008 when the Hyderabad property market collapsed. हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट जब कोलैप्स हुआ 2008 में, उस टाइम पे ये मैटर सामने आया था. लीविंग अ ट्रेल बैक टू सत्यम, द स्कैंडल वाज ब्रॉट टू लाइट इन 2009 when chairman Bairaju Ramalinga Raju, ठीक है, Bairaju Ramalinga Raju, ठीक है, infamously confessed that the company's accounts has been falsified. कंपनी के अकाउंट्स फॉल्सिफाइड किया गया और कंपनी ने धोखाधड़ी से मार्केट से पैसा रेज किया. ऊपर से कंपनी के पैसे से मार्केट में प्रॉपर्टी भी खरीदा. फॉर मेनी ईयर सत्यम अकाउंट शोड प्रॉफिट दैट हैज नेवर एग्जिस्टेड. बहुत दिनों से कंपनी ऐसा प्रॉफिट बता रहा था जो वास्तव में था ही नहीं. कैश एट बैंक एंड दैट डिड नॉट एग्जिस्ट. सर सत्यम ने तो बताया, बट सत्यम को बताने में कौन हेल्प किया? सर ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, which inflated the share price. राजू एंड फ्रेंड्स देन, मतलब बस बात एक ही है, जब रक्षक भक्षक बन जाता है तो ऐसे मुश्किल हालात पैदा होता है. आपके हाथ में पावर है ना, इसका अब्यूज ना करें. ठीक है, ये जो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा पैसे का लालच है ना, यही सर सबसे बड़ा घोटाला है. यही अधर्म है. धर्म और अधर्म में यही फर्क होता है. चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जो भी धर्म हो, धर्म क्या है? न्याय और अन्याय का एक रेखा. ठीक है, वैसे ही प्रॉब्लम है सर. इसमें आप कोई भी झंडा का साथ हो, फर्क नहीं पड़ता, बस देखना ही है कि आप धर्म के साथ हो कि अधर्म के साथ हो. ठीक है, महाभारत आप लोग का कहानी तो सुने होंगे. महाभारत में एक कैरेक्टर था सर, कर्ण का कैरेक्टर, जानते हो आप लोग? कर्णा या फिर कर्ण. सर बहुत बड़ा वीर, दानवीर और
दोनों तरफ से वीर। सर मतलब एक तरफ युद्ध में, मतलब युद्ध कला में कर्ण को कोई नहीं हरा सकता, दूसरी तरफ दान देने में कर्ण को कोई नहीं हरा सकता। मतलब इतना जो भी उनका होता था सिर्फ दान दे देता था, अपने पास कुछ नहीं रखता था, एक साधारण जिंदगी बिताता था। सर इतना सब करने के बाद भी कर्ण दोषी पाया गया, क्यों? गलत साइड में था। गलत साइड में था। आप अधर्म को प्रमोट कर रहे थे, आप दुर्योधन को प्रमोट कर रहे थे, जो नारी का सम्मान नहीं करता, जो समाज में अपने प्रजाओं का देखभाल नहीं करता राजा होके, जो देश को बांटता है नीच ऊंच नीच के भेदभाव में, जो अपने ही भाई को फैमिली से दूर करना चाहता, जो अपने ही बड़े भाई को राजा होने से रोकता, हर तरह से वो क्या है, अधर्मी है हर तरह से। और भी कितना सारा बात है, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। कर्ण ऐसे लोगों को, ऐसा ही इंसान को साथ दे रहा था जस्ट बिकॉज कर्ण को दुर्योधन दोस्त इसलिए मानता था बिकॉज कर्ण के साथ भी कुछ खराबी था समाज में, तो दुर्योधन उसको दोस्त माना। लेकिन दुर्योधन जो दोस्त उसको माना ना, वो अपने स्वार्थ से माना, बिकॉज उसको पता था कि अगर कर्ण के साथ दोस्ती होगा तो मेरे को फायदा मिलेगा। मतलब दुर्योधन कर्ण को अपने फायदे के लिए दोस्त बना था, लेकिन कर्ण ये बात समझ नहीं पाया। कर्ण को लगता था कि मैं समाज में पीड़ित हूँ क्योंकि मैं सूत के घर में पाला, तो मेरे साथ अगर कोई नहीं दे रहा है तो दुर्योधन दे रहा है तो दुर्योधन अच्छा है। लेकिन ऐसा बात तो है नहीं ना, दुर्योधन तो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा था। तो सर आप अधर्म का साथ अगर किसी भी हालत में देते हो तो आप गलत हो, आप स्कैंडल के साथ हो। बात वही है सर, आपके पास पावर है फिर भी आप गलत साइड में हो, या फिर आप गलत कर रहे हो, ये बात तो सही नहीं है ना सर। आप लोग अगर गीता और महाभारत पढ़ते हो ना, प्लीज पढ़ा करो। इसलिए नहीं कि आपको धर्म का मतलब आपको हिंदू होना है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा, आपको कंपनी लॉ पता चलेगा, आपको ऑडिट पता चलेगा, मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ। नॉट जस्ट कंपनी लॉ, जनरल लॉ समझ जाओगे, जूरिस्प्रूडेंस समझ जाओगे। मैं किसी किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ, गीता रेफर करता हूँ, ठीक है। कुछ मॉडर्न किताब भी हैं, देवदूत पट्टनायक बोल के एक बहुत फेमस ओडिया राइटर है सर, जानते हो आप इनको, देवदूत पट्टनायक को? सोल स्ट्रीट नाम सुने कि नहीं? यस सर। देवदूत पट्टनायक इंडियन इलस्ट्रेटर है, बहुत दिन रिलायंस में कल्चरल डायरेक्टर की तरह काम भी किया है। इन्होंने भारत में जो भी हमारा देश का जो भी इतिहास है, जो पुराण है, इनको सिंप्लीफाइड वे में ना, ठीक है, इन्होंने मतलब मॉडर्न वे में सिखाया, जिसमें गीता रामायण महाभारत का जो भी कहानी है उसको मॉडर्न वे में इन्होंने यूथ के लिए बनाया और इसका सिंप्लीफिकेशन किया। मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ाया गया है, ठीक है, और रिलायंस में ये काफ़ी दिनों तक काम भी किया है, ठीक है। सो आप चाहो तो इनकी किताब पढ़ सकते हो, अगर आप ओरिजिनल वर्जन पढ़ना पसंद नहीं करोगे, ठीक है, तो आप इनका किताब पढ़ सकते हो। देवदूत पट्टनायक, करेंटली 51 ईयर्स, ऐसे तो MBBS है, ठीक है, बट अभी माइथोलॉजिस्ट, राइटर, कॉलमिस्ट एंड इलस्ट्रेटर है। तो मैं कई बार स्टूडेंट को बोलता हूँ कि कुछ नहीं तो कम से कम आप इनका किताब पढ़ोगे ना, तो भी आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से इन्होंने मीथ का मतलब इन्होंने मिथ्या बताया, ठीक है। मीथ कुछ नहीं है, ठीक है। हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग मीथ बना दिया और हम लोग बोलते हैं माइथोलॉजी, दैट इज अ मीथ, कल्पना, मिथ्या, लेकिन दैट इज नॉट अ मिथ्या, ओरिजिनल है सब कुछ, बस हम लोगों को बताया नहीं गया। तो आपको जवाब मिलेगा सर, आपको लॉ का जवाब मिलेगा। मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ, बिकॉज लॉ पढ़ना सिर्फ कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं है, लॉ इज ए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर लॉ तो थ्योरी है, रट लेंगे पढ़ लेंगे। हाँ ना, रटो ना पढ़ो ना, क्या लॉ आपको आप लॉ समझ पाओगे रट के और थ्योरी के समझ के पढ़ने से? प्लीज टेल मी, आप ही लोग मुझे बताओ, अगर आप लॉ को जस्ट थ्योरी समझोगे तो क्या आपको लगता है आप लॉ समझ पाओगे कभी भी? हाँ सर प्लीज टेल मी। कभी नहीं सर। लॉ को रियलाइज करने के लिए आपके अंदर वो लॉ का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको गीता हेल्प कर सकता है, बहुत हेल्प कर सकता है, इसीलिए पढ़ो सर, ठीक है। कोई धार्मिक कारण से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई मानसिकता नहीं है, और ऐसे हमारे देश में ऐसा कोई नियम नहीं है। यही हमारे देश का एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको बता दूं, आप गीता पढ़ो ना पढ़ो आप हिंदू हो, ठीक है।
दिस इज हाउ इंडिया एक्चुअली, इंडिया इसीलिए इतना ज्यादा सेक्युलर ही है, यही सेक्युलरिज्म है। मतलब आपको हिंदू बनने के लिए गीता पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको कोई पर्टिकुलर इस टाइम पे पूजा करना है, पाठ करना है, ऐसा कोई नियम बना ही नहीं है हमारे लिए, कभी ना था। आप अपने मन से करो जो भी करना है, तो जानो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा सर। जब टाइम ना मिले ना, जब ऐसे आप लोग, बहुत लोग मुझे बोलते रहते हैं सर कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए, सर प्रैक्टिस करने के टाइम पे मन नहीं लगता पढ़ाई में, बहुत लोग पूछते हैं सर पढ़ तो रहा हूँ पर याद नहीं रहा है। तो मेरा एक ही सवाल है उनको, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, मतलब क्योंकि मैं कोई सुपर ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप अपने माइंड को एस्टेब्लिश करना चाहते हो, एस्टेब्लिश समझते हो, मतलब एक किसी भी काम पे मन लगाने के लिए ना पहले आपको एस्टेब्लिश होना पड़ेगा उस काम के लिए, नहीं तो आप हमेशा ना भटकते रहोगे, वो भटकी हुई आत्मा की तरह। जिसको शांति नहीं मिला वो भटकता है, बोलते हैं ना भूत है। भूत क्या है? जिसका आत्मा का शांति नहीं होता वो भटकता रहता है। तो ये हम लोग भी ना जब कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, इसका मतलब है हम लोग भटकती हुई आत्मा की तरह काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मेन रीजन है कि हम एस्टेब्लिश नहीं है। एस्टेब्लिश मतलब क्या? पैसे में एस्टेब्लिश नहीं रे बाबा, माइंड से एस्टेब्लिश। आप अपने मन को एस्टेब्लिश करो किसी काम के लिए, आप देखना अब हर चीज जो भी पढ़ोगे ना वो याद रहेगा। चाहे आप 1 घंटा भी पढ़ोगे ना तो भी याद रहेगा, 15 मिनट भी पढ़ोगे तो भी याद रहेगा, पर्पसफुल पढ़ोगे ना तो याद जरूर रहेगा। दैट इज द रीजन यू हैव टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ, माइंड को। ये चीज एक्चुअली कृष्ण भगवान गीता में किसी पर्पस में अर्जुन को बता रहा था, तो उसका एक एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा था कहीं पर भी, तो वहां पर बताया जा रहा है कि आप कोई भी काम करने से पहले, जैसे किसी को बिजनेसमैन होना है, किसी को एंटरप्रेन्योर होना है, किसी को जॉब करना है, किसी को यूपीएससी क्रैक करना है, किसी को सीए बनना है, किसी को सीएस बनना है, किसी को सीएमए बनना है, तो कैसे बनते हैं? पहले एस्टेब्लिश योरसेल्फ कि भाई मुझे ये बनना है। जिस दिन आप ये माइंड में एस्टेब्लिश कर लोगे ना, उस दिन से आपका हर काम होगा। लेकिन आप जब तक ये चीज एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे ना, उतना दिन आपका वो भटकता हुआ आत्मा की तरह ना, कभी हाँ कभी ना के चक्कर में, कभी मानो कि कोई एग्जाम आप फेलियर हो गए ना, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये जो आप बोल दिए ना मेरे से नहीं हो पाएगा, ये आप एक्चुअली एस्टेब्लिश कर दिए अपने मन में कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आप सब सच में कभी नहीं कर पाओगे जो भी आपका इच्छा हो, बिजनेसमैन बनना, पैसा कमाना, जो भी आपका इच्छा हो, आप कभी नहीं कर पाओगे। स्टॉक मार्केट में एस्टेब्लिश होना, कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर आप बोल दिए कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। और अगर आप ये माइंड पे एस्टेब्लिश करते हो जड़ तक, रूट तक, कि भाई मेरे से होगा, मैं ही कर पाऊंगा और मेरे को ये बनना है, और एकदम सच में, मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि अब से करूंगा, अब से हो जाएगा, ये जो कोई लोग बोलते हैं कि एबार থেকে করব, ঠিক আছে, नहीं सर ऐसे नहीं होता। एबार থেকে बोल के कुछ नहीं होता, मतलब माइंड में एस्टेब्लिश अंदर से होता है, लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। मतलब आप मुझे भी मत बताओ, पेरेंट्स को भी मत बताओ, आप बोलो कि मुझे करना है। आप खुद को बोलो, अपने आप को बोलो, झंडा गाड़ दो अपने अंदर, झंडा गाड़ो रूट की तरह, जैसे पेड़ का रूट होता है ना एकदम मिट्टी के नीचे तक, खुद को बोलोगे तो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन इसका प्रोसेस और कुछ नहीं, ये ध्यान लगा के या फिर क्या बोलते हैं उसको, जब करके होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता सर, क्योंकि मैं बोला ना मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर कोई भी काम को आप विश्वास से, प्यार से, जानने के लिए इंटरेस्ट के साथ करना चाहोगे ना, वो चीज आप कर पाओगे। ये तो प्रूव है, दुनिया में प्रूव है। मैंने भी अपने लाइफ में देखा, जब जब मैंने एस्टेब्लिश किया किसी भी मैटर को, मैं उसको कर पाया। जब जब मैं भटकता रहा आत्मा की तरह, तब तक मैं भटकता ही रहा, अभी भी शायद भटक रहा हूँ। जिस मैटर पे मेरा एस्टेब्लिशमेंट नहीं है उस मैटर में मैं भटकता हुआ आत्मा की तरह हूँ, और जिस मैटर में मैं एस्टेब्लिश्ड हूँ उस मैटर में मैं सक्सेसफुल हूँ। ये मैंने देखा। हाँ मैं बहुत सक्सेसफुल कोई नहीं हूँ, बट इतना बेसिक सेंस एज ए टीचर मैं समझ पाता हूँ। लेकिन हाँ मैं जितना सक्सेसफुल हूँ उतना मुझे लगता है कि यस आई एम सक्सेसफुल, और आगे जो भी करना है मुझे सक्सेसफुल, वो कॉन्सेप्ट मेरे को सेटिस्फैक्शन देता है। तो आप भी अपने लाइफ में ये चीज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। और ये सब बात मैं इसीलिए आपको बोल पा रहा हूँ कि ये जस्ट रियलाइजेशन ऑफ गीता या धार्मिक किताबों का, वेद वेदांत का ही कुछ सार है जो मैं खुद रियलाइज किया, वही मैं आपको बोला। तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है, लॉ में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलो सर क्लास एक्शन समझते हैं। सर थोड़ा ज्ञान दे दिया, गुस्सा तो नहीं हो गया आप लोग?
हाँ सर ज़रूरत तो था नहीं, हम लोगों ने पूछा नहीं सर, बाद में पूछते इसलिए पहले ही बोल दिया। अच्छा चलो, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर, ये एस्टेब्लिशमेंट योरसेल्फ, ये चीज़ समझ में आ गया? यस अरे सर। बोली। ओके सर ठीक है, चलो वापस आ जाओ, क्लास एक्शंस में आ जाओ। गिफ्ट ऑफ कंपनीज एक्ट में क्यों गिफ्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, और इसमें सत्यम स्कैंडल का क्यों इतना बड़ा बात मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये सब बात इसलिए छेड़ दिया था कि सत्यम स्कैंडल हुआ था तो लोगों के जो पर्पस में लोग किया ये सब चीज़ें। सर कितने का घोटाला हुआ था, चलो देख लेते हैं एक बार। सर अकाउंट्स ऑल्सो शोड for many years Satyam accounts showed profit that had never existed, cash at bank that did not exist, which inflated the share price. Raju and friends then sold shares. Accounts also showed 3 million of salary payments to people who did not exist. 3 million salary पे भी किया जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता था. This in fact went to board members. The falsified accounts were used to obtain cheap loans in the USA, which were stolen by Raju. मतलब आप सोचो, इंडियन अकाउंट्स का इतना बहुत इज्जत है, इंडियन चार्टर्ड का इतना इज्जत है, इंडियन बिजनेस सिस्टम का इतना इज्जत है, अब जब यूएस से फॉल्स लोन उठाते हो तो भारत का इज्जत का क्या करते हो आप? मतलब इंटरनेशनली आप क्या करना चाहते हो? जो भी हो, which were stolen by Raju and never entered into the accounts. Much of the money was squandered in real estate deals in Hyderabad. When the property market collapsed in 2008, the money vanished and whistleblowers began to be heard. A failed attempt by Raju to use Satyam to buy a property company led to scandal being uncovered. सेबी को पता चल गया, बाद में कन्फेशन हुआ 2009 में by Biraju Ramalingam. Raju resigned, confessing that he had manipulated the accounts of 7,000 crore in several forms. The global corporate community was said to be shocked and scandalized. February 2009, CBI took over the case and filed 3 partial charges sheets. 7th April 2009, 24th November 2009, and 7th January 2010. Over the course of the year, all charges arising the discovery phase were later merged into a single charge sheet. 10th April 2015, राजू के साथ बाकी और भी 10 कुछ कन्विक्टेड को पकड़ा गया। इसमें ऑडिटर का बहुत बड़ा रोल था, जो आपको मैं स्टार्टिंग से बोले जा रहा हूँ। चार्टर्ड फार्म का बहुत बड़ा रोल था, जिसमें चार्टर्ड थे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स PwC. Affiliates serve as independent auditors of Satyam Computers. When report of scandal in the account books of Satyam Computer Service broke, the Indian arm of PwC was fined 6 million by the US Security and Exchange Commission, because लोन जो था वो US से था, for not following the code of conduct and auditing standards in the performance of its duties related to the auditing of the accounts of Satyam Computer Service. In 2018, SEBI barred Price Waterhouse from auditing any listed company in India for 2 years, saying that the firm was complicit with the main preparators of the Satyam fraud and did not comply with the auditing standards. SEBI also ordered this disgorgement of over rupees 13 crore wrongful gains from the firm and 2 partners. PwC announced their intent to get a stay order. समझ में आ रहा है सर? ये घोटाला था, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला था। सर क्यों बोल रहे हो? मैं आपको घोटाले के बारे में क्यों बोला? अब मैं आपको बताता हूँ घोटाला क्या था और घोटाला क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको। आफ्टरमैथ क्या था? वी आर ऑब्वियसली शॉक्ड बाय कंटेंट्स ऑफ देयर लेटर। ठीक है, यहाँ पर बाकी आप आफ्टरमैथ देख लेना, बहुत बड़ा फ्रॉड था, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था, दुनिया भर में इसका इफेक्ट आया था। बाद में महिंद्रा ग्रुप ने इसको एक्वाइज कर लिया on 13th April 2009 via formal public auction process. A 31% stake in Satyam was purchased by Mahindra and Mahindra, मतलब जो IT सेक्टर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टेक महिंद्रा के नाम से जाना जाता है। एज पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, इफेक्टिव जुलाई 2009, Satyam rebranded its service under the new Mahindra management, Mahindra Satyam. After the delay due to tax issues, Tech Mahindra announced its merger with Mahindra Satyam on 21st March 2012. After the board of 2 companies gave approval, the companies are merged legally on 25th June 2013. अभी सत्यम कंप्यूटर्स टोटली महिंद्रा के साथ मर्ज हो गया, जो अभी टेक महिंद्रा के नाम से मार्केट में बिजनेस करते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज मैंने क्यों बोला आपको? बिकॉज अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक्चुअली सत्यम से जुड़ा हुआ है। क्लास एक्शंस शूट is for a group of people filing a suit against a defendant who has caused common harm to the entire group or class. जैसे कि सत्यम, रामालिंगम, राजू या सत्यम कंप्यूटर्स ने
एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को हार्म पहुंचाया. दिस इज नॉट लाइक ए कॉमन लिटिगेशन मेथड वेयर वन डिफेंडेंट फाइल्स ए केस अगेंस्ट अनदर डिफेंडेंट. While both of the parties are available in court, in this case, the class action suit, the class or the group of people filing the case need not be present in the court and can be represented by one petitioner. एक जन petition करेगा तो भी होगा. The benefit of this type of suit is that if several people have been injured by one defendant, अगर एक जन से इतना सारे लोगों को harm पहुंचा है, each of the injured person need not file case separately, but all of the people can file one single case together against the defendant. मतलब ये कंपनीज एक्ट में लाया गया 2013 में. 2008-9 में घोटाला हुआ, सत्यम क्या, और उसके बाद ये केस लाया गया कि भाई अगर इस तरह से क्लास एक्शंस होता है, किसी क्लास या ग्रुप के साथ घोटाला होता है, तो एक पर्सन अगर भी उसके मैटर में पिटिशन करता है तो वो पूरा का पूरा क्लास को रिप्रेजेंट करने का काम हो जाएगा. तो सर क्या इससे पहले ऐसा नहीं था? नहीं सर, इससे पहले ऐसा नहीं था. हमारे देश में तो कम से कम ऐसा केसेस पहले रिजेक्ट हो जाता था. समझ में आ रहा है ना सर? द नीड फॉर दिस टाइप ऑफ सूट was first failed in the context of security market during the time of सत्यम स्कैम. सत्यम स्कैम के बारे में जानना था ना, इसलिए मैं थोड़ा सत्यम स्कैम आपको पहले ही बता दूं. Where a large group of person was cheated and all such person had to lose their hard-earned money invested in stock market during that time. It was felt that it was not at all viable and cost-effective for small stakeholders to file a case independently against the defendant. सबके लिए ये possible नहीं है कि हर कोई आके सत्यम के अगेंस्ट में केस करे. Millions of cheated investors during that time formed a large group and filed a case against the company. But since there was no available legal remedy or law which could actually support this type of litigation initiated by a group, it became tough for those investors to take a recourse or gain advantage from the Indian judicial system. The class action suit in India were so far filed under the guise of public interest litigation. इससे पहले ये PIL के तौर पे होता था, public interest litigation. Courts were free to dismiss them. PIL नॉर्मली इंडिया में अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर ना हो, कोर्ट बहुत इजीली उसको रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज बात बात में इंडिया में PIL फाइल होता है. अब हर PIL का जवाब देना कोर्ट सही नहीं मानता, बिकॉज ऐसे ही बहुत बार्डन है. हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत खराब है. इंडिया जुडिशियल सिस्टम बहुत खराब है. अभी इतना लॉयर चाहिए हमारे देश में, जैसे चार्टर्ड या CA CMA फील्ड भी बहुत खाली है, वैसा ही लॉ फील्ड भी बहुत बहुत वैक्यूम सर, बहुत ज़्यादा. तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जजिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा वैक्यूम है सर. मतलब इतना वैक्यूम है कि आपको क्या बताऊँ. मोदी जी तो रो पड़ते हैं जब भी ये सब मैटर सामने आता है. मतलब ये सिचुएशन इतना जल्दी सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज वी नीड लॉट्स ऑफ नॉलेजेबल पीपल जो लॉ मैटर को संभाल सकता है. इतना बड़ा देश, इतना सारा लोग, कोई 2-4 करोड़ का बात है नहीं ना. 140 करोड़, इतने लोग, इतना सारा मैटर, हर मैटर को सॉल्व करने के लिए कितना ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन नॉलेज चाहिए, आप सोचो. उसमें केओस बना हुआ है, पूरा केओस बना हुआ है. अब ऐसे केओस क्यों? बिकॉज लोकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये सब भी जुड़ा हुआ है. एक इकोसिस्टम नहीं है. जो भी स्टेट गवर्नमेंट का काम है वो स्टेट को देखना पड़ता है, बहुत काम है स्टेट का. सेंट्रल भी रूल बनाएगा, स्टेट उसको फॉलो करेगा, लेकिन कॉपरेशन नहीं है ना. ये प्रॉब्लम है भारत में. The shareholder ran pillar of post right from National Consumer Disputes Redressal Commission up to the extent of Supreme Court and ultimately had their claims rejected. रिजेक्ट हो गया था. PIL के तौर पे जब बात चला था रिजेक्ट हो गया था, लेकिन 2013 कंपनीज एक्ट में इस मैटर को सामने लाया गया कि अगर कोई एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, मतलब जिनके साथ इतना सारा बहुत सारे लोगों के साथ खराब हुआ है, तो किसी के अगेंस्ट में अगर कोई एक केस भी होता है तो सभी को आके कोर्ट में रिप्रेजेंट होने का जरूरत नहीं है. ठीक है, कोई एक में भी मतलब केस फाइल करेगा ना, तो फिर वही केस बात काम कर देगा क्लास के लिए. समझ में आया सर? If several people have been injured by one defendant, each of the injured person need not file case separately, but all of the people can file one single case together against the defendant. ठीक है, समझ में आया सत्यम स्कैंडल और उसका सिचुएशन क्या था कंपनीज लॉ में? बोलो सर.
समझ में आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बताओ। यस सर। है दादा। ओके सर। Sir, AIM applies for equity shares of a company on the basis of prospectus which contains misstatements. चलो फिर से misstatements. The shares are allotted to him who afterwards transfer them to AIM. Whether AIM can bring an action for rescissions on the ground of misstatement under section 37 of Companies Act 2013. क्या AIM ने AIM को ट्रांसफर कर दिया, क्या AIM मिसस्टेटमेंट के अगेंस्ट में केस ला सकता है? लॉ क्या कहता है? सर लॉ कहता है नो, AIM cannot bring an action for rescissions for the contract for buying shares from AIM on the ground of misstatement made in the prospectus. Section 37 of Companies Act 2013 does not become applicable in such a situation. It is a noteworthy that according to section 37, a suit may be filed or any other action may be taken under section 34, 35 or section 36 only by any person, group of persons or any association of persons affected by any misleading statement or the inclusion or omission of any matter in the prospectus. Therefore, only AIM is eligible to file a suit. मतलब कंपनी ने जब शेयर इशू किया था तो AIM को मिला था, ठीक है? AIM ने AIM को ट्रांसफर किया, तो ये एक्चुअली AIM के अगेंस्ट में नहीं था, मतलब AIM के साथ धोखा नहीं हुआ, धोखा एक्चुअली AIM के साथ हुआ है। तो AIM कर सकता है, AIM नहीं कर सकता, ठीक है? क्लियर है सर? बोलो। किरे बोझा कैसे कि ना? हाँ सर। है दादा। सेक्शन 447 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, क्या फ्रॉड में पनिशमेंट देता है? फटाफट देख लो। सेक्शन 447 डिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. According to it, any person who is found to be guilty of fraud involving an amount of at least 10 lakh rupees or 1% of the turnover of the company, whichever is lower, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, but which may extend to 10 years. Point to be noted. Section 447 punishment के बारे में क्या बताते हैं? Any person who is found to be guilty of fraud involving an amount of at least 10 lakh rupees, 10 लाख का फ्रॉड अगर करता है या फिर कंपनी के टर्नओवर का 1%, मतलब फ्रॉड का वैल्यू कितना है? फ्रॉड का वैल्यू या फिर कम से कम 10 लाख होगा या फिर टर्नओवर का 1% होगा, दोनों में से जो लोअर है, ठीक है? अगर ऐसा कुछ भी होता है तो शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, जेल होगा जो 6 महीने से कम नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 10 years, 10 साल तक भी जेल हो सकता है. एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट इन्वॉल्वड इन द फ्रॉड, मतलब जितने का फ्रॉड आपने किया उससे कम तो नहीं होगा, बट जो एक्सटेंड होके 3 गुना ज्यादा हो सकता है जो टोटल फ्रॉड है. अगर 10 लाख का फ्रॉड है तो 30 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है. क्लियर है? फ्रॉड में क्या सजा है? 6 महीने से 10 साल तक का जेल, और जितने का आपने फ्रॉड करेगा मिनिमम उतना तो फ्रॉड के लिए फाइन आपको, मतलब आपको तो फ्रॉड के लिए उतना चार्ज तो करेगा ही, 3 गुना ज्यादा भी हो सकता है. It is provided that where the fraud is a question involving public interest, the term of imprisonment shall not be less than 3 years. जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लगेगा उसमें जेल कम से कम 3 साल का. It is provided further that where the fraud involves an amount less than 10 lakh rupees or 1% of turnover of the company, whichever is lower, and does not involve public interest, any person guilty of such fraud shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 50 lakh rupees or with both. ठीक है सर? कुछ सर्टेन टर्म्स है यहाँ पर, जैसे कि फ्रॉड मीन्स इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ ए कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एनी एक्ट, एनी ओमिशन, कोई भी ऐसा काम, कोई ओमिशन, कोई कंसीलमेंट, छुपाना, अब्यूज ऑफ पोजीशन committed by any person or any other person with the convenience in any manner with intent to deceive to gain undue advantage, जैसे रामालिंगम राजू, याद रखिएगा, आपको समझने में सुविधा होगा. और to injure the interest of the company or to its shareholder or its creditor or any other person, whether or not there is any wrongful gain or wrongful loss. Wrongful gain मतलब the term wrongful gain means the gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled, and wrongful loss means the term wrongful loss means the loss of by unlawful means of property to which the person lossing is legally entitled. सर अगर आप कुछ भी wrongful gain या wrongful loss कराते हो, इसमें फ्रॉड का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर, पब्लिक इंटरेस्ट नॉट इन्वॉल्व्ड, इसमें आपको अप टू 50 लाख तक फाइन हो सकता है.
ठीक है, ये थोड़ा छोटा सजा हो गया। और जेल हो सकता है 5 अप टू 5 इयर्स, कोई भी एक भी हो सकता है, और एन एंड, ठीक है, या तो सजा मिलेगा या तो 50 लाख देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर दोनों भी हो सकता है, इसलिए बोल दिया। फ्रॉड इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर, मिनिमम फाइन इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्रॉड एंड मैक्सिमम फाइन 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड। मिनिमम 6 मंथ्स जेल हो सकता है, मैक्सिमम 10 साल का सजा हो सकता है, बढ़ गया। फ्रॉड that involves public interest, minimum fine equal to amount of fraud and maximum fine 3 times of amount of fraud, minimum 3 साल का जेल, मैक्सिमम 10 साल का जेल, ठीक है, ये सजा आपके लिए सुनाया जाता है। तो ये था प्राइवेट, मतलब सॉरी, अगर आप मिस स्टेटमेंट करते हो उसका सजा, ठीक है, अच्छा खासा सजा दिया है सर, डरना चाहिए। भाई किसी एक मूवी में एक डायलॉग है ना कि किसी से डर नहीं लगता साहब, इससे क्या, कौन सा मूवी है, सलमान खान का मोस्ट प्रॉब्ली, भूल गया डायलॉग। थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता। थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। हाँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सजा से डर लगना चाहिए ना। हाँ सर, 447 सीधे अंदर करेगा। पहले जब 1956 था ना पहले जब 1946 था, 1956, तो उस टाइम पे पेनल्टी इतना कम था, तो पेनल्टी से लोगों को डर नहीं लगता था, समझते हैं ना, पेनल्टी से डर नहीं लगता था साहब, ठीक है। बट 2013 में पेनल्टी में डर लगना चालू हो गया। ये 2013 का एक बहुत बड़ा केस है, जो 2013 कंपनीज एक्ट में इसको पूरा एकदम नया करके सजाया, डराने के लिए। डरना चाहिए। जब इंसान को भगवान का डर खत्म हो जाता है ना, तो लॉ ऐसे ताबड़तोड़ होना चाहिए, है ना। मतलब क्या है ना, पहले के ज़माने में जब फ्रॉड कम होता था या करप्शन कम था, लोग ऑनेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता था, बिकॉज लोगों को भगवान से डर था कि पाप लग यस जाएगा। सर, टेक्नोलॉजी भी कम था। वही तो बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी कम था, लोगों के पास पैसा कम था, है ना। समाज मिलजुल के रहना पसंद करता था कॉम्पिटिटिवली। अगर आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पीछे भी जाओगे ना, आपको दिखेगा। तो तब लोगों को थोड़ा धर्म से प्यार था, ये पूजा पाठ, पाप पुण्य का थोड़ा नॉलेज था कि भाई पाप हो जाएगा, मैं पाप नहीं करना चाहता। बट जब से लोग पैसा पाना चालू कर दिया ना, लोगों को लगा भगवान भगवान कुछ है ही नहीं, ये क्या है, भगवान क्या चीज़ है, धर्म क्या चीज़ है, हाँ, गॉड क्या है, अल्लाह क्या है, फर्क नहीं पड़ता, हम तो पैसा कमाते हैं, और पैसा तो मैं खुद कमाया, भगवान क्या चीज़। तो ऐसे केस में फ्रॉड बढ़ गया, भगवान से डर भी खत्म हो गया पहले से कम। पहले लोग डरता था ऊपर वाले से, आजकल ऊपर वाले से भी डरना बंद हो गया, लोग ऊपर वाले पे बिलीव ही नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपको लॉ ठीक से बनाना पड़ेगा, है ना, विश्वास से काम नहीं चलेगा। बिकॉज ऊपर वाला का डर खत्म हो गया, तो कम से कम लॉ का नीचे वाला का डर दिखाओ, तो लॉ को डरावना कराना चाहिए, ठीक है ऐसा बात है सर। मतलब डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के साथ साथ लोग बहुत चीज भूल रहा है, ये भूलना अच्छा बात नहीं है सर। प्राइवेट प्लेसमेंट, सर ये क्या है सर, ये भी पैसा रेज करने का एक तरीका है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता के आ रहा हूँ। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से भी आप मार्केट से पैसा उठा सकते हो, जैसे प्राइवेट कंपनी भी उठा सकते हैं, पब्लिक कंपनी भी उठा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब पब्लिकली नहीं होगा, ओके, ये प्राइवेटली होगा, वेरी फ्यू स्मॉल लोगों के, इंडिविजुअल्स के बीच से होगा। Provisions related to the private placement are contained in Part 2 of Chapter 3 of this Act. Private placement is a way of raising capital that involves the issue of securities to a relatively small number of selected investors. Private placement is a different form of public issue in which securities are made available for issue on sale or in the open market to any type of investors. Normally, public issue में क्या होता है, ओपन मार्केट में एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टर उसमें आ सकते हैं, है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, है ना सर। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, LIC इसका दिखाऊं, अगर आप LIC का ही प्रॉस्पेक्टस देखोगे, LIC प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड होगा,
हो रहा है सर, अभी दिखाते हैं आपको कि LIC का जो इशू हो रहा है उसमें LIC कितना पैसा किसके लिए लाना चाहता है उसका डिटेल्स लिखा रहता है प्रॉस्पेक्टस में, अगर आप देखोगे ना। ये देखो सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफर्ड यहाँ पर बोला है, उसमें रिटेल के लिए कितना है, ऑफर फॉर सेल भी है देखो यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड, कितना शेयर्स है, कितना है रे, 31,62,000 नहीं सॉरी 3 करोड़ 16 लाख नहीं रे, कितना है 31 करोड़ 62 लाख 49,085 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, मुझे देखने में दिक्कत हो रहा है, बहुत छोटा छोटा होता है। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 10 इज फ्लोर प्राइस determined by our corporation and selling shareholder in consultation with book running lead manager on the basis of market demand, equity share by way of book building process, basis of offer for sale. एक मिनट रुको, यहाँ पर सेंट्रल ऑफिस है, पवन अग्रवाल CS है, ऑफर फॉर सेल है, अच्छा यहाँ पर मिला है सर। अगर आपको ऑफर स्ट्रक्चर देखना है ना, पेज नंबर 552 में जाना है, एलिजिबिलिटी एंड शेयर रिजर्वेशन QIB NII एंड RII मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। RII मतलब जो भी इन्वेस्टर्स को दे रहा है ना, किसको कितना मिलेगा, इसका डिटेल्स आपको पेज नंबर 522 में जाके मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 522 में जाओगे आई थिंक हमें दिखेगा, 522 है क्या, बहुत बड़ा होता है, 19 20 ये वाला पेज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जाएगा, कितना अगर LIC शेयर होल्डर किसी का मतलब किसी का LIC में इंश्योरेंस है उनको कितना मिल सकता है, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पर ना लिखा होता है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट जो मैं आपको अभी करंट लॉ में बता रहा हूँ, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी ना ये सिलेक्टिव वे में करते हैं, मतलब कहने का मतलब है पब्लिक में तो ओपन है और बहुत अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टर उसमें आ सकते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में वो सिलेक्टिव होते हैं, बस इतना अभी समझ लो। बाकी आप LIC के मतलब इसमें जाके पेज नंबर 522 में आपको दिखा दिया, सेबी के साइड में जाके डाउनलोड करके जरूर देखिएगा, कुछ मिले तो मुझे जरूर बताइए। Issue of share on private placement basis according to section 42, following provisions are applicable when shares are issued on private placement basis. They are also supplemented by Rule 14, the Companies Rule 2014. Applicability: a company may, subject to the provision of section 42, make a private placement of security, offered to be made only to select group of persons. A private placement shall be made only to a select group of persons who have been identified by the board. Herein referred to as identified person, whose number shall not exceed 50 और सच हायर नंबर एज मे बी प्रेस्क्राइब, ठीक है। मतलब बोर्ड डिसाइड करता है कि जिसका जिन लोगों को भी बोर्ड देना चाहता है वो मैक्सिमम 50 तक जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी है अगर मैक्स हायर भी जाता है तो प्रेस्क्राइब करना चाहिए, एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। मतलब FII DII इनको छोड़ के, एंड एम्प्लॉय ऑफ कंपनी बीइंग ऑफर्ड सिक्योरिटीज अंडर स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, इनको ESOP वगैरह दिया जाता है, ठीक है, इनको छोड़ के, ठीक है। ऑफ सेक्शन इन अ फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। सो प्राइवेट प्लेसमेंट किसके थ्रू से हो सकता है इसके बारे में यहाँ पर लिखा रहता है। अकॉर्डिंग टू रूल 14 सबसेक्शन 2 PAS रूल, an offer or the invitation to subscribe securities under private placement shall not be made to person more than 200 in aggregate in a financial year. मतलब आप 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा रेज नहीं कर सकते, मतलब 200 मैक्सिमम 200 लोगों से ही आप एक फाइनेंशियल ईयर में ले सकते हो, ये रूल बता दिया सर। It is provided that any offer or invitation made to the qualified institutional buyers or to employees of the company under the scheme of employee stock options as per provision of clause B of subsection 1 of section 62 shall not be considered while calculating the 200%। मतलब 200% कैलकुलेट करने के टाइम पे क्वालिफाइड मतलब इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को बाहर रखना चाहिए। As per explanation given in this rule, it is clarified that restriction aforesaid would be reckoned individually for each kind of security, that is equity share,
प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे प्राइवेट प्लेसमेंट का कुछ एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। रिसेंट कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ है सर। ये सर देखो आज का ही न्यूज़ है मोस्ट प्रॉब्ली। इंडियन ओवरसीज बैंक दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? प्लीज टेल मी। यस सर। Look at here, sir. Indian Overseas Bank raises 665 crore through allotment of bonds on private placement basis. 665 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से इंडियन ओवरसीज बैंक मतलब उठाना चाहते हैं, बॉन्ड के थ्रू से, शेयर नहीं है। सबऑर्डिनेटेड बाय नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल बेसिस 3 कॉम्प्लीमेंट टियर 2 बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड का नाम है। फेस वैल्यू है टोटल एट ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ का फेस वैल्यू है और 665 करोड़ उठाना चाहते हैं। ये आज का ही न्यूज़ है सर। 8.60% रेट। परिमल एंटरप्राइज इन्होंने भी एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर अलॉट किया 175 करोड़ का प्राइवेट प्लेसमेंट में। ठीक है, इसके लिए इसका स्टॉक भी 1% में बढ़ा। द कंपनी विल अलॉट 1750 सिक्योर्ड एनसीडी ईच फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख, वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से। ठीक है, ये भी रिसेंट कॉन्सेप्ट है। टाटा स्टील ने भी किया कुछ दिनों पहले। Tata Steel acquires 0.01% of NCRPS of Tata Steel long products for 11,700 crores. The company acquires 117 crore non-convertible redeemable preference shares of face value of 100 each TSLP on a private placement basis. आप देख सकते हो सर किस तरह से पब्लिक कंपनी मार्केट में प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से पैसा रेज करते हैं। तो आपको मैं बस वही दिखा रहा हूँ कि प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या रूल्स रेगुलेशंस है। ठीक है, अच्छा, as per explanation given in this rule, it is clarified that restriction aforesaid would be reckoned individually. Non-applicability of sub-rule 2, the provision of sub-rule 2 shall not to be applicable to अगर आप NBFCs हो मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो which are registered with the Reserve Bank of India, वो नहीं कर सकता। and housing finance companies which are registered with National Housing Bank, वो नहीं कर सकता। if they are complying with the regulations made by Reserve Bank of India and National Housing Bank in respect of offer of invitation to be issued on private placement basis, अगर वो आरबीआई का या हाउसिंग बैंक का मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट का रूल फॉलो करता है तो इन दैट केस वो कर सकता है। It is provided that such companies shall comply with the sub rule 2 in case of Reserve Bank of India, National Housing Bank has not specified similar regulations. Manner of issuing private placement, a company making private placement shall issue private placement offer and application. जैसे prospectus होता है वहां पर, ऐसा यहाँ पर होता है, लेकिन ये publicly नहीं आएगा। ठीक है, in such a form and manner as may be prescribed in identified person, जिनको कंपनी ने आइडेंटिफाइड किया, whose names and addresses are recorded by the company in such a manner as may be prescribed, it is provided that private placement offer and application shall not carry any right of renunciation. मतलब आप किसी को रेनांस नहीं कर सकते, मतलब किसी को दे नहीं सकते आप। मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? ट्रांसफर नहीं होगा बेसिकली। मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, the term private placement means any offer or invitation to subscribe or issue of securities to a select group or person by a company other than by way of public offer. Through private placement offer come application which satisfy the conditions specified in section 42. मतलब सर ये एक्चुअली एक दूसरा उपाय है मार्केट से पैसा रेज करने का। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन है? The term qualified institutional buyer means qualified institutional buyer as defined in Security Exchange Board of India issue of capital disclosure requirement rules regulation 2009। मतलब बेसिकली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इनको इंस्टीट्यूशनल बायर कहा जाता है। Sir, when private placement shall be deemed to be an offer to public? Sir, as per explanation 3 of 3, if a company listed or unlisted, very important point, कब ऐसा होगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट को पब्लिक ऑफर मान लेंगे? If a company listed or unlisted makes an offer to allot or invite subscription or allots or enters into an agreement to allot securities to more than prescribed number of person, अगर आप 200 से ज्यादा या 50 से ज्यादा किसी एक साल में किसी को आप मतलब प्रेस्क्राइब करते हो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, whether the payment for the securities has been received or not, whether the company intends to list the securities on any recognized stock exchange in or outside India, the same shall be deemed to be an offer of public, shall accordingly be governed by provisions of part 1 of chapter 3, that is पब्लिक ऑफर या प्रोस्पेक्टस ऑफर के हिसाब से माना जाएगा, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा। अगर कंपनी ने बोला कि भाई मैक्सिमम 50 तक कर सकते हैं एज पर कंपनी एक्ट, ठीक है, तो 50 इंडिविजुअल सिलेक्टिव लोगों को ही आप बोल सकते हो पैसा देने के लिए या मनी रेज करने के लिए। अगर प्रिस्क्राइब लोगों से ज्यादा अमाउंट अगर आ जाएगा ना तो उसको पब्लिक ऑफर माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सख्त रूल है सर,
इसको जरूर आप देखें। जरूरत पड़ने से आपको स्पेशल रेजोल्यूशंस भी लेना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू रूल 14 सबसेक्शन 1, for the purpose of subsection 2 and subsection 3 and section 42, a company shall not make an offer or invitation to subscribe to securities to private placement unless the proposal has been previously approved by the shareholders of the company by a special resolution for each of the offer and invitation। ठीक है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशंस बोर्ड में पास कराना होगा। बस एप्लीकेबल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 में कहा है मेंटेनिंग ए कंप्लीट रिकॉर्ड, जो भी करोगे रिकॉर्ड मेंटेन करो। टाइमिंग ऑफ इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, ठीक है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बोला है। And manner of subscribing to the private placement issue, every identified person willing to subscribe to the private placement issue shall apply in the private placement and application issue to such person along with subscription money paid either by check or demand draft or other banking channel and not by cash। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये सब बात एकदम लिखा होता है लॉ में और लॉ के हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है। किसका बैंक अकाउंट यूटिलाइज होगा वो भी बताना पड़ता है। यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक अकाउंट, सप्लीमेंटिंग द अबव सबसेक्शन रूल 14, PAS rule मतलब prospectus and allotment of security rule provide that payment to be made for subscription to securities shall be made from the bank account of the person subscribing to such securities and the company shall keep the record of the bank account from where such payment for subscription has been received। शेयर के केस में भी ऐसे ही होते हैं कि आपके अकाउंट में डिमैट है तो आपके अकाउंट से ही इसका परचेस होना चाहिए, किसी और के अकाउंट से नहीं। वैसे ही प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में भी है। इसमें एक एग्जाम्पल आप देखो, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। रूही एंड हर यंगर ब्रदर सोहित offered jointly 1000 equity shares of 100 each by Somya Software Private Limited under the issue of shares of private placement basis, from whose account the company is required to take subscription money of 1000 equity shares। किसके अकाउंट से पैसा काटेगा सर? जिसका नाम रजिस्टर में पहले आएगा। According to first provision of rule 14 subsection 5, prospectus and allotment of security rule, money payable on subscription to securities to be held by joint holders shall be paid from the bank account of the person whose name appears first in the application। एप्लीकेशन में अगर भाई का नाम पहले होगा तो भाई पहले आएगा। एज इज नॉट द मैटर यहाँ पर, ठीक है, जो पहले जिसका नाम एप्लीकेशन में रहेगा उसी के अकाउंट से जाएगा। तो रूहीज नेम अपीयर्स फर्स्ट इन द एप्लीकेशन एंड देयरफॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 लाख शैल बी पेबल बाय हर फ्रॉम हर अकाउंट। इट इज ऑब्लिगेटरी, ठीक है, ये मैंडेटरी है कि उसके अकाउंट से ही काटे। फॉर द कंपनी टू इंश्योर दैट द मनी इज पेड फ्रॉम हर बैंक अकाउंट एंड नॉट फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ हर यंगर ब्रदर। ठीक है सर। लिमिट ऑन फ्रेश ऑफर, no fresh offer or invitation under this section shall be made unless the allotment with respect to any offer or invitation made earlier are completed। अगर पहले का कुछ भी पेंडिंग है पहले वो कंप्लीट करो तभी जाके फ्रेश कर सकते हो। लिमिट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, ए कंपनी मेकिंग एन ऑफर और इन्विटेशन सच ऑफर in securities within 60 days from the date of receipt of application money for such securities, and if the company is not able to allot the securities within that period it shall repay the application money to the subscriber। 60 दिन के अंदर करना पड़ेगा और अगर 60 दिन के अंदर वो सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाया तो 15 दिन के अंदर कंपनी वापस करेगा, जिस 60 दिन एक्सपायर होने के बाद from the expiry of the 60 days, and if the company fails to repay the application money within the aforesaid period it shall be liable to repay the money interest rate 12% के साथ from the expiry of the 60 days। मतलब अगर पेमेंट करने में कंपनी से रीपे करने में देरी होता है तो 12% इंटरेस्ट के साथ कंपनी को रीपे करना पड़ेगा। ये सब बहुत ही वाइटल पॉइंट था। आप पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, डिटेल्स में बोल दिया। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, कंपनी मेकिंग एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट शैल फाइल विद रजिस्टर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब, इंक्लूडिंग ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलॉटेज। जिसका जिसका अलॉटमेंट हुआ है उनका रिटर्न फाइलिंग करो, उनका फुल नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ सिक्योरिटी अलॉटेड एंड सच अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बीएससी एनएससी के साइट में होता है। ठीक है, बस कुछ बेसिक रूल्स था सर। अगर कुछ भी डिफॉल्ट होता है रिटर्न फाइलिंग में पनिशमेंट भी अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, पनिशमेंट फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट इज आल्सो देयर, कंट्रावेनिंग प्रोविजंस subject to subsection 11 if company makes an offer or accept monies in contravention of section 42, company, its promoter and directors shall be liable for a penalty which may extend to amount raised through the private placement, जितना आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से बना रहे हो, और 2 crore rupees whichever is lower। ठीक है, इतना फाइन हो जाएगा आपको। एंड द कंपनी शैल आल्सो रिफंड ऑल मनीज विद इंटरेस्ट एज इन सबसेक्शन 6 टू सब्सक्राइबर विद अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द ऑर्डर इंपोजिंग द पेनल्टी। ठीक है, तो बस यही है। और डीम्ड पब्लिक ऑफर कब बन जाता है मैं आपको पहले ही बोल दिया एज पर सेबी लॉ। सर प्रॉस्पेक्टस से अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का डिटेल्स छान मार लिए। अब आपको क्या करना है सर, आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, मस्ट गो थ्रू सर। कोई डाउट रहे आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछो, प्रैक्टिस करना लिख के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर इसको गो थ्रू करें
कोई डाउट होता है ना, आप मुझे नेक्स्ट क्लास में मस्ट पूछे सर, ठीक है। नोट्स आप लोगों के पास अगर नहीं है तो मुझे एक बार बताना, ऐसे तो मैं सबको शेयर कर दिया, बट फिर भी किसी के पास नहीं है तो मुझे बताना, मैं शेयर कर दूंगा। और क्वेश्चन को घर में लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ एक दो क्वेश्चन डिस्कस भी कर दूंगा और न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। बोलो सर। আমাকে একটু নোটটা শেয়ার করে দেবেন। আচ্ছা, একটু চেক করবেন, বোধহয় পাঠিয়েছি, যদি না পান আমি করে দেবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, ओके सर, टाटा फिर सबको, গুড নাইট স্যার। गुड नाइट, टाटा। गुड नाइट স্যার বলছিলাম রাত্রিরে স্যার রাখছি দাদা।